हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स का पेपर आपका अच्छा ही गया होगा, बट अब बारी है केमिस्ट्री की। हाँ भाई, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को 2 दिन की छुट्टी मिली है, उसका पूरा फायदा आपको उठाना है। अब ये केमिस्ट्री का पेपर कैसा होगा, पेपर पैटर्न से लेके बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं, लेकिन पेपर चेक कैसे होता है, हमें कैसे लिखना चाहिए, फुल मार्क्स कैसे लाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये सारी जानने की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए हमने ये स्पेशल सेशन अरेंज किया हुआ है। इसके लिए हमने बुलाया हुआ है एक्सपर्ट एग्जामिनर भक्ति आगरे मैडम को। स्वागत है आपका भक्ति मैडम। ओके, इसी के साथ हमारे साथ हैं सोविंद यादव सर। सोविंद सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री से स्वागत है सर, आइए सर। थैंक यू सर। अभी प्लान ये है कि भाई बात जब केमिस्ट्री की हो रही है तो हमारे दिनेश सर टीम के जो एक्सपर्ट टीचर हैं सोविंद सर, अगर वो इस सेशन में आ जाए तो मजा ही आ जाए। और इस सेशन में ज्यादा जानकारी देने के लिए अगर बोर्ड की तरफ से कोई एक्सपर्ट एग्जामिनर हो, जैसे कि भक्ति मैडम है, लास्ट ईयर भी हमारे सेशन चैनल पर आई थी, सेशन हुआ था, इस साल भी आपको गाइड करे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैडम, आज का सेशन होने वाला है, कैसा लग रहा है आपको? जो बच्चे को हम इंफॉर्मेशन देंगे उनसे कितना फायदा मिलेगा बच्चों को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, मुझे आपके चैनल पे बनाने के लिए फिर से। एंड डेफिनेटली आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड बच्चों को गाइड करने के लिए। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा ही, जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें इस सेशन में डिस्कस होंगी। सो स्टूडेंट्स यू ऑल्सो बी रेडी फॉर दैट। यस, अभी सोविन सर को भी सुनते हैं कि भाई ये जो सेशन होने वाला है उसमें बच्चों के लिए क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, मैं जो है कि क्वेश्चन का पूरी एकदम लिस्ट लेकर आया हूं बच्चों के लिए कि भाई एग्जैक्टली फिजिकल से लेके अप्लाइड तक का हर एक क्वेश्चन, हर एक कंटेंट जो है कि मैडम से जानेंगे कि एग्जैक्टली जो पेपर चेकिंग होती है उसमें कहां पर बच्चे एक्चुअल में मार्क्स लूज करते हैं। जो अच्छा पेपर होता है उसकी क्या एक बोलते हैं ना कि परिभाषा है, वो जानने की कोशिश करेंगे कि यार जब पेपर चेक होता है तो आउट ऑफ 70 आपने बहुत सारे पेपर में 65 प्लस दिए होंगे, तो वो पेपर में खास क्या होता है वो जरूर यहाँ पर मैं बोलते हैं ना निचोड़ना चाहूंगा अपने बच्चों के लिए इस सेशन के अंदर। यस बिल्कुल। इसके साथ ही आपको बता दें कि सर का जो सोविन सर का चैनल है ऑल अबाउट केमिस्ट्री, उस चैनल पर पूरा महासंग्राम आने वाला है, पूरे केमिस्ट्री का रिवीजन करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाले हैं। ओके, साथ ही हमारे चैनल पर भी एक वीडियो रिलीज होगा केमिस्ट्री का, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सर। तो ओवर टू यू सर, सोविन सर एंड भक्ति मैडम, ओवर टू यू। ये सेशन बहुत अच्छा जाए और बच्चों को पूरा गाइडेंस मिले, ये उम्मीद करता हूँ, और मैं ये सेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एकदम हर एक क्वेश्चन जो कि बच्चों के हैं, हर एक क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से आए हैं कमेंट में, चैट में, जहां पर भी मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि ये सेशन में वो सारे डाउट्स क्लियर कर सके। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, ये आपके लिए ये मेहनत किया हमने। हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर। दिनेश सर ने हमें ये मौका दिया है आप लोगों के लिए भक्ति मैडम से कुछ पूछने का, क्योंकि भक्ति मैडम है एग्जामिनेशन एक्सपर्ट। तो भाई एग्जामिनर एक्सपर्ट होने का फायदा हम उठाते हैं और हम भक्ति मैडम से पूछने वाले हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए पेपर में जिससे कि जो बच्चा अगर 60-62 तक आ रहा है तो वो 70 और 70 कैसे लाए, 70 और 70। और अगर बच्चा ऐसा लग रहा है कि सर मैं 40-45 भी नहीं ला पा रहा हूं, बहुत मुश्किल हो रही है केमिस्ट्री के अंदर, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो बच्चा अच्छे से स्कोर कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, यस। तो भक्ति मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को कि जिससे वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, सो अभी 2 डेज हमें छुट्टी है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा हमें उठाना है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली बच्चों ने पढ़ा तो होगा ही, तो अभी फोकस लास्ट मोमेंट पे उन्हें कौन से इस पे करना है, तो डेरिवेशंस, डेफिनेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। Okay. सो डेरिवेशंस पूरे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री के अपने 6 टॉपिक्स कंसिडर करते हैं और उसमें छोटे बड़े काउंट करते हैं तो अराउंड 22 डेरिवेशंस है, और हर साल उसमें से 2 तो डेरिवेशंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर आप 2023 का पेपर गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा 3 डेरिवेशंस पूछे हुए हैं, 2024 में 2 डेरिवेशंस पूछे हुए हैं। सो डेफिनेटली डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करके ही जाना है, सारे डेरिवेशंस को कवर करना है। नेक्स्ट हुआ न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स के लिए हम डेफिनेटली जब हम क्वेश्चन पेपर और आंसर की डिस्कस करेंगे तो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स Okay. को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, बट स्टिल न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे डरते हैं कि अगर हमें लॉग कैलकुलेशन नहीं आता है, हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग होता है तो मार्क्स हमारे कट जाएंगे। इसके ऊपर भी मुझे क्वेश्चन हाँ। आ रहा है।
बहुत सारे बच्चों को जो कॉमन डाउट है कि सर अगर हमने कैलकुलेशन लॉग से नहीं किया हाँ। तो क्या हमारे मार्क्स कट जाएंगे? हमारा आंसर राइट आ रहा है हाँ। लेकिन हमने लॉग यूज नहीं किया है। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है। तो लॉग कैलकुलेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके अगर आपका करेक्ट आंसर आ रहा है तो आप वो प्रीफर कर सकते हो। लॉग कैलकुलेशन इज नॉट कंपलसरी। ओके, चलिए, तो एक डाउट जो सबसे हाँ। बड़ा डाउट था वो क्लियर हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके बोलने का मतलब है मैम की डेरिवेशन पूरा करके जाना हाँ। है, डेफिनेशंस करके जाना है, हाँ। और न्यूमेरिकल्स करके Numericals, जाना है। yes. ये 3 चीजें भाई फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको करके जाना है। आगे हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे पेपर दिखा के, क्योंकि मैम शायद आप लोग को एक स्पेशल शीट मिलती है Yes. जिसमें बहुत स्पेसिफाई क्या होता है कि भाई कितने पॉइंटर्स पे क्या मिलते हाँ, हैं, और कौन से पॉइंट को कितने मार्क्स यस, तो वो शीट भी हम आगे दिखाने वाले हैं, आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली जो न्यूमेरिकल्स है उसको किस तरह से बाइफरकेट किया जाता है, या कोई भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो या फिर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन किस तरह से उसका बाइफरकेशन होता है। चलिए 1 to 6 चैप्टर में अगर एक मॉरल ऑफ द स्टोरी निकालूं तो आपको ज्यादातर डेरिवेशंस, डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स को करके जाना है। मैम अब आते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ, क्योंकि मैं पूरा 16 के 16 चैप्टर के बारे में आपको पूछने वाला हूं, बिकॉज ये एग्जाम का सवाल है, मार्क्स का सवाल है। तो इनऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये 3 चैप्टर इनऑर्गेनिक के होते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है वो है चैप्टर नंबर 7 को लेके। आप बच्चों को क्या सजेशन दोगे कि चैप्टर नंबर 7 में से क्या करके जाना चाहिए उनके हिसाब से? हाँ, अभी इनऑर्गेनिक के अपने जो 3 टॉपिक्स है, अगर आप उनका वेटेज देखा जाए तो ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है। बराबर। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन और अपना ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट, Right. तीनों भी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है। तो ऑब्वियसली बच्चों ने ये करना ही है। और जिन्हें ऑर्गेनिक रिएक्शन से डर है या न्यूमेरिकल से डर है तो डेफिनेटली वो ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स कंफर्म करके जाए तो उनको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो है मैम, लेकिन हाँ, अभी प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर नंबर 7 जो है ना हाँ, वो अलग लेवल का चैप्टर है, अलग लेवल का है, वो तो बहुत वास्ट है। yes, तो पेजेस उसमें देख क्या के बच्चे सजेशन, डर जाते हैं। उसमें क्या और सजेशन रहेगा हाँ, आपका? तो इसमें अगर हम देखा जाए तो पहले तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपने 16, 17, 18 एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर दैट पीरियोडिक ट्रेंड्स जो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। Okay. तो अगर आप कंपैरिजन करके भी ये टॉपिक 16 वर्सेस 17 ऐसे भी आप उन्हें कर कवर सकते कर सकते हो, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप दोनों टॉपिक कवर कर सकते हो, दोनों ग्रुप कवर कर सकते हो। देन ग्रुप 18 एलिमेंट्स थोड़े ऑब्वियसली उनके वेरिएशंस डिफरेंट है। Yes. सो ग्रुप 18 के भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डेफिनेटली आपको करना है। आफ्टर दैट एनामोलस बिहेवियर, अगर आप ग्रुप 16 के लिए ऑक्सीजन एलिमेंट, ग्रुप 17 के लिए फ्लोरीन, तो इनके एनामोलस बिहेवियर उस पर फोकस करें। Okay. देन यूजेस, मतलब ऑब्वियस है ये हम लास्ट 2 डेज को फोकस रख के ये शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। एनीवेज अगर आपने प्रिपेयर किया है, ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हो तो आपको सारी चीजें गो थ्रू करनी है, बट एक लिमिटेड पीरियड में हमें किस पे फोकस करना चाहिए, तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं। तो उसमें लाइक नेक्स्ट टॉपिक में कंसीडर करना चाहूंगी यूजेस को, जो अपने नियॉन, आर्गॉन, ये अपने जो Yes. नोबल गैसेस है, तो उनके यूजेस को डेफिनेटली अगर आप प्रीवियस ईयर्स को गो थ्रू करते हो यू विल कम टू नो कि वो उन पे यूजेस पूछे गए हैं 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए। तो वो यूजेस आप इवन क्लोरीन के यूजेस तो आप डेफिनेटली यूजेस करके जाओगे। ओके, And तो ये then चैप्टर नंबर 7 के interhalogen लिए compound. ये एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट यस, बाकी अगर आपको लग रहा है कि सर चैप्टर नंबर 7 तो मैंने साल भर बहुत अच्छे से किया है, तो आप प्लीज जैसे आपने किया है वैसे ही रिवीजन करो, वैसे ही पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2-3 टॉपिक करके जाना है, बट अगर आपने उसको स्किप कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो, तो मिनिमम ये जरूर करके जाना। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वो तो आप करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 में बच्चों को जनरली क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा पी ब्लॉक जैसा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ा उसके जैसा ही थोड़ा सा लेंदी है, तो उसमें क्या सजेशन देंगे आप? लेनी है अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और अपने ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये दोनों भी फिर से बोला जाए तो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अगर साल भर किया ही नहीं है तो एटलीस्ट उन्होंने आईयूपीएससी नेम जो है इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, कॉम्प्लेक्सेस के, वो डेफिनेटली उनको करके जाना है। आफ्टर दैट जो CFT हम कंसिडर करेंगे, या जो स्टार्टिंग का आइसोमेरिज्म पार्ट है, डेफिनेटली वो आइसोमेरिज्म पार्ट, मतलब एग्जांपल डेफिनेटली पूछ सकते हैं, तो वो पार्ट अगर आप पूरा ही टॉपिक स्किप ना करें और ये एटलीस्ट टॉपिक करें तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। इयान रूल हो गया, हाँ? EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लास्ट ईयर ही पूछा गया है। Yes, हाँ, तो वो भी ये काफी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 1 मार्क के लिए पूछा गया था सेक्शन ए में, तो डेफिनेटली ये भी आप कर सकते हो। पूरा टॉपिक स्किप करने से, चैप्टर स्किप करने से बेटर है ये टॉपिक्स डेफिनेटली हम कवर करेंगे तो फायदा होगा। अब ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने लैंथेनॉइड्स एज वेल एज एक्टिनॉइड्स का, और एक इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो अपने 3D सीरीज एलिमेंट्स है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी स्टेबिलिटी रिगार्डिंग। तो आप उन पे फोकस करें, वो क्वेश्चंस को करके जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज वेल एज लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये भी एक बार गो थ्रू करें।
फिर आपके यहाँ पे भी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, बेसिक Yes. कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप पढ़ के जाओ तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता अच्छा, अभी मुझे डिक्रीजिंग आपने बोला तो मुझे एक पेपर जब मैं देख रहा था लास्ट ईयर का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था है। कि कोई तो एक प्रॉपर्टी, कोई तो कुछ कंपाउंड लिखा हुआ था, उसमें लिखा था हाँ। कि थर्मली स्टेबल है कि नहीं है, हाँ। उसके हिसाब से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे पेपर दिखा हाँ। के, बट मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये गड़बड़ होता है, उनको लगता है कि हमने जो लिख दिया वो राइट ही है। हाँ, लास्ट ईयर ये जो जैसे सर ने मेंशन किया है, जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था वहाँ पे अपने इंटर हैलोजन कंपाउंड, देन हलाइड्स, हाइड्रोजन हलाइड्स, ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस दिए थे और उनको एसिडिक ऑर्डर, देन थर्मल स्टेबिलिटी के लिए अरेंज करना Arrange था इन द करने के लिए बोला। इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों ने व्हेन वी चेक द पेपर्स, हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चों ने प्रॉपरली उन्हें ऑर्डर मतलब ये किया है, अरेंज किया है, उनके हिसाब से लेकिन राइट वो है, लेकिन हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन के हिसाब से डिक्रीजिंग रॉन्ग है। ऑर्डर था। एग्जैक्टली, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था और वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था क्वेश्चन पेपर में कि इट मस्ट बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि उन्होंने प्रिकॉशन और ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना है। ओके, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कंफ्यूजन था हाँ। वो आगे हम पेपर में भी देखेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। चलिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ गया, इनऑर्गेनिक समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक में ज्यादातर आपको जितना आपने किया है उस पर ज्यादा फोकस रखो, जो आपका बेसिक्स है। इसके अलावा अगर आपने नई चैप्टर को किया है तो कुछ सिलेक्टेड जो मैडम बता रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखिए और मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। जो सबसे बड़ा दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में कि सर हमको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते ऑर्गेनिक में कि आप जैसे कि अभी राइट शॉर्ट नोट ऑन करके आ गया तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कन्वर्ट, हाउ विल यू प्रिपेयर, तो उसमें समझ में नहीं आता है। तो आप ऐसे बच्चों को क्या सजेशन देंगे जिनका ऑर्गेनिक बहुत वीक है, उनको क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक में? जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली रिएक्शन अगर हम पार्ट कंसिडर करते हैं उसमें अगर प्रॉब्लम आते हैं तो उनके लिए थियरी के भी ऑप्शन है, जैसे कि आपने बताया अभी Yes. कि शॉर्ट नोट है, एक्सप्लेन टाइप के रिएक्शन से। अब इनमें एग्जैक्टली राइट द शॉर्ट नोट ऑन व्हाट, तो वो नेम रिएक्शन देते हैं, जैसे कि अपना हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ब्रोमाइड हुआ डिग्रेडेशन या हुआ। डॉल कंडेंसेशन हुआ, कैनिज़ेरो रिएक्शन हुआ। तो ये सारे जो नेम Naming रिएक्शंस reaction. है तो उन्हें डेफिनेटली उस पे शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स। देन आईयूपीएसी, यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेंशन किया था, Yes. वैसे यहाँ पे भी आईयूपीएसी नेम पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इधर फ्रेम आईयूपीएसी नेम, अदरवाइज नेम देके इल्यूसिडेट द Okay. स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, ये आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो ये मैं बोलना चाहूंगी, जिनका रिएक्शन पार्ट वीक है डेफिनेटली इन चीजों पे फोकस करें। नेमिंग theoretical रिएक्शन पे part ज्यादा में, फोकस करना है नेम ऐसे बच्चों रिएक्शन को। पे। नेमिंग नेक्स्ट रिएक्शन। थिंग, हाँ, नेक्स्ट थिंग, अगर जिनको रिएक्शन, अब नंबर ऑफ रिएक्शन है और इन 2 डेज डेफिनेटली इतना पार्ट रिवाइज करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो बच्चों के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि रोल ऑफ रिएजेंट्स, जैसे कि एक्वियस KOH हुआ जो हलाइड को रिप्लेस करके अल्कोहल Yes, बनाता अल्कोहल है, बना तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट रिएजेंट्स। तो अगर आप उन रिएजेंट्स के रोल करके जाते हो तो डेफिनेटली कोई भी कन्वर्जन आपको पूछा जाए इजीली यू कैन डू दैट। तो अल्कोहलिक KOH हुआ, एक्वियस KOH है, हैलोजेंस है, देन हाइड्रोजन हलाइड्स है, PCl5 PCl3 SOCl2 Yes. जो OH को Cl से रिप्लेस करता है। तो डेफिनेटली ये जो रोल ऑफ रिएजेंट्स है वो उन्होंने करके जाने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो अपने हैलोजन डेरिवेटिव्स, देन अल्कोहल्स, अल्डेहाइड कीटोन्स के लिए कॉमन है, जैसे कि अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Yes. हुए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Yes. जैसे रिड्यूसिंग एजेंट हुए, तो ये सारे कॉमन रिएजेंट्स हैं जो आपको तीनों चैप्टर्स के लिए बेनिफिट करेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस रिवाइज करने से बेटर है रोल ऑफ रिएजेंट्स को आप रिवाइज करें। ऑर्गेनिक के जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है मैम, जब मैं टीच करता हूँ मैं देखता हूँ कि अगर आपने चारों चैप्टर अच्छे से कर लिया तो मुझे लगता है कि 35% रिएक्शन रिपीट होते हैं। Yes. मतलब यहाँ का प्रिपरेशन, किसी का केमिकल Exactly. रिएक्शन ऐसा होता है, होता राइट? तो आपको भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इसका रिएक्शन कहीं और पे पूछा जा रहा है, कहीं और का रिएक्शन किसी और से लिंक किया जा रहा है, तो आप आराम से कर लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंट रखो अपने आप अपने अंदर और आप ऑर्गेनिक को एकदम आराम से कर पाएंगे। चलिए, जो लास्ट बोलते हैं कि पैटर्न होता है केमिस्ट्री के अंदर वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। वेटेज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा वो कंटेंट है कि कहीं ना कहीं आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। Yes. बहुत ज्यादा उसमें हाथ पैर नहीं मारना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। तो अप्लाइड केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 14, 15, 16 है। 16. इसमें ग्रीन केमिस्ट्री को मैं पहले प्रीफरेंस करूंगा क्योंकि पूरा थियरी है। Theory है। तो उसमें समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो आप Exactly. क्या प्रीफर करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री में करने के लिए बच्चों को? ग्रीन केमिस्ट्री के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चंस देखते हो, PYQ देखते हो, तो आपको पता चलेगा डेफिनेशन हर साल एक ना एक डेफिनेशन डेफिनेटली पूछी गई है। कुछ डेफिनेशंस तो रिपीट हुए। अगर जुलाई और मार्च के अगर आप पेपर के कंपैरिजन करते हो तो ग्रीन केमिस्ट्री कंटिन्यूअसली 3 टाइम्स पूछे हुए। ओके। हाँ, सो ग्रीन केमिस्ट्री लास्ट ईयर नैनो साइंस पे डेफिनेशन पूछा गया है, तो डेफिनेशंस डेफिनेटली आपको करना है फ्रॉम दिस चैप्टर।
Okay, definition paper. हाँ, और फिर जो नैनो पार्टिकल, नैनो अभी ये जो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो केमिस्ट्री जो पार्ट है, उसमें डेफिनेटली जो नैनो पार्टिकल्स है, तो बेसिकली उनके यूजेस कहाँ पे स्पेसिफिकली कौन सा नैनो पार्टिकल यूज होता है, वो Yes. डेफिनेटली अगर वो तो करके वो जाते क्या- हैं साथ में तो एक बहुत टेबल भी दिया हुआ है उस टेबल बुक के अंदर, एग्जैक्टली। जो कि स्पेसिफाई करता है कि किसी भी हाँ। नैनो पार्टिकल का ज्योमेट्री चेक करना है, स्ट्रक्चर चेक करना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। हाँ, ठीक है, जैसे कि XRD हो गया। Yes. ठीक है, तो ऐसे कुछ है, तो भाई वो करके जाओ। और फिर पीछे आते हैं जरा पॉलीमर Polymers चैप्टर में। पे, पॉलीमर exactly. चैप्टर में क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आपके हिसाब से। हाँ, पॉलीमर्स में अगर आप देखते हो तो एडिशन एंड कंडेंस, ऐसे टोटल हमें अराउंड 13 to 15 पॉलीमर्स है। हाँ, तो पॉलीमर्स के रिएक्शंस अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली सिर्फ मोनोमर्स का अगर स्ट्रक्चर लिखते हो, बीच में लिखोगे रिपीटिंग यूनिट और लास्ट में लिखोगे सेम रिपीटिंग यूनिट एंड एट द एंड सबस्क्रिप्ट N, रहेगा N. एन, दैट्स इट। तो रिएक्शंस को कुछ आपको डिफरेंट वे से प्रिपेयर नहीं करने, सिर्फ आपको मोनोमर्स याद रखने। तो डेफिनेटली 30 to 15 मोनोमर्स आप विद इन 1 आवर डेफिनेटली कर सकते हो। तो पॉलीमर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको पॉलीमर चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, भले उसका वेटेज कम है, अराउंड 3 to 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स 3 marks. विदाउट ये Option. ऑप्शन एंड विद ऑप्शन 5 मार्क्स। तो डेफिनेटली पॉलीमर छोड़ना ही नहीं है। तो अगर पॉलीमर्स के मोनोमर्स करते हो तो भी उसके प्रिपरेशन मेथड आप लिख सकते हो। सेकंड थिंग है सर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी अगर आप देखोगे तो इजी है। यस। हाँ, तो उस पे भी डेफिनेटली टोटल क्वेश्चन 5 फ्रेम to हो 6 सकता है। क्लासिफिकेशन है, 5 to और अगर 6 है। टाइटल भी अच्छे से करके जाएंगे तो भी उसके अंदर पता चल जाता है कि क्या क्लासिफिकेशन Exactly, है। और वो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते Yes, हो, yes. इसलिए पॉलीमर नहीं छोड़ना है। यूजेस का कितना इंपॉर्टेंस है पॉलीमर के अंदर, हाँ, पॉलीमर के क्योंकि एक uses टेबल लास्ट में दिया हुआ है। हाँ। आप चेक करते होंगे पेपर, हाँ। कभी मौका मिलता होगा शायद मॉडरेटर से भी मिलने का या Yes. फिर पेपर सेटर से मिलने का, तो यूजेस का क्या इंपॉर्टेंस रहता है पेपर uses- बनाते समय। हाँ, अभी ऑब्वियसली पॉलीमर्स के यूजेस से वो मैक्स टू मैक्स 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हो सकता है। Okay. जैसे कि प्रिपेयर नायलॉन 6 एंड गिव इट्स टू यूजेस, Okay. सो एवरी यूज फॉर द हाफ मार्क। सो ऐसे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन रहेगा, तो डेफिनेटली यूजेस यहाँ पे 1 मार्क के लिए तो यूजेस पूछे भी जा कर सकते हैं, यूजेस वहाँ भी पे कर benefit हो सकते हैं। जाएगा। ओके, और लास्ट है बायोमोलिक्यूल। Yes. बायोमोलिक्यूल में जो सबसे बड़ा डाउट है वो है हमारे PCM वाले बच्चों के लिए जिनका बायोलॉजी नहीं है। नहीं है। उनको लगता है कि सर ये बायोलॉजी वाला चैप्टर क्यों डाला, हमने तो बायोलॉजी लिया ही नहीं है। बराबर। तो एग्जैक्टली उसमें कुछ टर्म्स हमने भी देखे कि पीछे जो है कि पूरा बायोलॉजी दिया हुआ है, हाँ। लेकिन जो आगे का पार्ट है वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, थोड़ा सा मुझे लगता है केमिस्ट्री जैसा है। Exactly. तो उसमें आप क्या सजेशन देंगे, उनको क्या करके इसमें जाना अपने चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, Carbohydrates का classification. कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, इवन Okay. लास्ट ईयर भी पूछा पूछा गया गया है था, yes. क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। सो डेफिनेटली ये पार्ट उन्होंने करके जाना चाहिए। अगर Okay. उन्होंने लास्ट टाइम रिवीजन की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये पार्ट तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का चलेगा, और बाकी चीजें भी आपको जितना आपने पढ़ाई किया है। पहली बात, हम यहाँ पर एक रफली आपको आइडिया दे रहे हैं जिन बच्चों का बिल्कुल कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो एटलीस्ट आप ये सब चीजें कवर कीजिए। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हमारे साथ, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में मैम डायग्राम जो होता है बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो चाहे वो FCC BCC की बात करें या फिर चैप्टर नंबर 2 में रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, चैप्टर नंबर 4 में तो बहुत सारा डायग्राम वहां पर भी है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर Yes. कुछ Electrochemistry में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा डायग्राम भी भरा हुआ है। Exactly. तो डायग्राम के चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, क्योंकि पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि डायग्राम पूछ रहे हैं वो लोग। हाँ, डायग्राम डेफिनेटली आने के चांसेस है। अब डायग्राम डेफिनेटली अगर 2 मार्क के लिए पूछा जाता और है, डायग्राम किससे बनाना होता है, लेबलिंग कितनी करनी होती है, Yes. ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। सर मैं Confusion ब्लैक पेन यूज करूं, रेड पेन हाँ। यूज करूं, पेंसिल यूज करूं, तो प्लीज उसके ऊपर पूरा डिटेल एकदम बता दीजिए डायग्राम के बारे में। रिसेंटली नोटिफिकेशन आ चुका है कि पेन एंड पेंसिल दोनों भी आप यूज कर सकते हो, इधर पेन और पेंसिल। ओके, लेकिन ऑब्वियसली आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि पेंसिल ही पेंसिल बेटर रहेगा, रहेगा। क्योंकि अगर कुछ कहीं पे correction हुआ गड़बड़ तो हाँ, आप erase तो करके दोबारा erase कर करके फिर से कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग है नेमिंग का। तो नेमिंग बच्चे थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं, अरे मुझे सारे नाम तो नहीं आते उस डायग्राम में, जो जो चीजें हैं उनको स्पेसिफाई नहीं करने आ रहा है, तो नो इश्यू। अगर 4 लेबल्स भी वो करते देन ऑल्सो सफिशियंट है। Okay. नो नीड टू गिव ऑल द नेम्स टू दैट पर्टिकुलर डायग्राम। अगर वो पूरे नेमिंग में से अगर 4 नाम भी करेक्ट देते हैं, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेमिंग शुड बी करेक्ट, बट 4 नेमिंग्स आर सफिशिएंट। ओके। तो भाई मिनिमम पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करो, भले ही रूल कुछ भी आने दो, क्योंकि पेंसिल सेफ होगा आपके लिए। अच्छी पेंसिल लेके जाओ, और नेमिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, जो मैडम बता रही कि 4 नेमिंग अगर आप करते हैं तो आपको पूरे जो भी डायग्राम का वेटेज रहेगा वो पूरा मिलने वाला 1 मार्क फॉर दैट स्केच एंड 1 मार्क फॉर दैट 4 है। नेम्स, यस, करेक्ट अच्छा नेम। दूसरा एक मुझे जो डाउट आ रहा है, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं फिजिकल में, तो जो कैलकुलेशन होता है, मान के चलो कि मैंने कैलकुलेशन किसी XYZ पेज पे एकदम बाहर कर दिया, बहुत रफ पेज पे, रफ पेज पे कर दिया, वो मैं सामने नहीं कर रहा हूँ, एकदम कहीं पे पीछे पेज पे मैंने कर दिया, वो दिखा नहीं रहा हूँ। और यूनिट का कन्वर्जन भी मैंने कहीं पे बाहर ही कन्वर्ट किया, यहाँ पे डायरेक्टली मैं सिर्फ वैल्यू लिखते जा रहा हूँ, तो उस पे मार्क्स मिलते हैं, या फिर आपको क्या सजेशन है कि सारे कैलकुलेशन उसी पेज पे होने चाहिए, भले ही थोड़ा कंजेशन लगेगा चलेगा? क्या आपका
आप कैसे प्रीफर करते हैं पेपर चेक Okay. करते समय? तो ऑब्वियसली पहले जैसे डिस्कस हुआ था, आप गिवन डेटा लिखोगे। ओके ये इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि लास्ट ईयर ही अगर हम 2023 का पेपर देखते हैं तो वहाँ पे एक था मिली मोल्स में दिया हुआ था, हाँ और ऑब्वियसली हमें जो पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वैल्यू एक्सपेक्टेड थी वो मोल्स में मोल में थी, एक्सपेक्टेड थी। राइट। तो ये मिली मोल्स का मोल्स में जो कन्वर्जन था उसे हाफ मार्क था। ओके अच्छा वो हाँ। दिखाना था मतलब। एग्जैक्टली तो ये कभी बच्चे अवेयर नहीं रहते, बच्चे ये बेचारे पीछे करते और डायरेक्टली वहाँ पे जो है वो Yes. वैल्यू एक्सपेक्टेड सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप गिवन डेटा लिखो और जो कुछ यूनिट कन्वर्जन रहेगा, फॉर एग्जांपल अपने एज लेंथ रेडियस वगैरह जो सॉलिड स्टेट के हैं, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स अगर मीटर में कर रहे हो, हाँ, अगर वो सेंटीमीटर में कर एंगस्ट्रॉम रहे हो, नैनोमीटर है, पिकोमीटर मीटर में से करना कर रहे हो है, कुछ तो, एग्जैक्टली राइट। तो ये जो कन्वर्जन है यू हैव टू शो दैट कन्वर्जन इन योर पेपर, मतलब जहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो वहीं पर डायरेक्ट वहाँ दिखा पे दो। दिखाइए। और जो कैलकुलेशन वो कर रहे हैं वो भी Exactly. साइड में होना चाहिए, तुरंत एक हाँ, लाइन ड्रॉ अगर करके साइड वो में कर सकते साइड हैं। में कर सकते हैं तो भी रहेगा, अदरवाइज पीछे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो स्पेसिफिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले कन्वर्जन्स है, बेसिकली यूनिट कन्वर्जन, वो उन्हें डेफिनेटली स्पेसिफाई करना है। और एक मैं बात बताना चाहूंगी, सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल्स है तो वहाँ पे एफसीसी या बीसीसी ऐसे क्रिस्टल सिस्टम सजेस्ट किया जाता है, Yes, मतलब yes, मेंशन किया कुछ जाता है पूछा वर्ड्स में, हाँ, एंड डायरेक्टली उसका सब्स्टिट्यूशन रहता है फॉर्मूला में, तो बच्चे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे मार्क्स रहते हैं कि एफसीसी Okay. हैविंग नंबर ऑफ एटम्स 4 या तो बीसीसी हैविंग गिवन नंबर ऑफ डेटा में वो एटम्स, n इक्वल टू समझो 2 लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दे बीसीसी। या तो Okay, बेटर तो- है आप गिवन डेटा लिखो, जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो आप आपके पेपर में, आपके आंसर पेपर पे स्पेसिफाई करो फॉर द करेक्शन। यस लास्ट में अगर कोई बच्चा है उसने पूरा सब कुछ सही किया है और एंड में उसका आंसर गलत आ गया है, ठीक है, और उसने यूनिट भी प्रॉपर लिखा है, तो अभी आप लास्ट में जो फाइनल जो आंसर आ रहा है उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे? विद यूनिट तो लिखना कंपलसरी है मेरे हिसाब से, yes. ठीक है, बट अगर आंसर गलत आया तो बच्चे का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है या फिर उसको 3 में से कितना आप देंगे यस एज एग्जामिनर? अब अगर सपोज कोई यूनिट कन्वर्जन या ऐसे कोई पॉइंट है तो वहाँ उसने पे सारे हाफ मार्क पॉइंटर्स कवर रहेगा, किए, सिर्फ लास्ट में आंसर गलत आया, वैल्यू उसके फॉर्मूला के हाफ मार्क मिले हैं, Okay. उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के हाफ है। अगर किसी न्यूमेरिकल में दो फॉर्मूलेस भी यूज होते हैं Okay. तो ऑब्वियसली दोनों फॉर्मूले के हाफ ऑफ मार्क मिलेंगे। तो इवन यू हैव डन दैट कैलकुलेशन, एक स्टेप आपने किया है तो उसके भी हाफ मार्क मिलेंगे। जो Okay. फाइनल आंसर होता है उसे 1 मार्क होता है, उसका भी बाइफर्केशन होता है, हाफ फॉर द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड हाफ मार्क फॉर द यूनिट। ओके सो ऑब्वियसली वहां पे अगर डिपेंड करता है पेपर का कंडीशन कैसे Yes, है, yes, तो yes. अगर पेपर के बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर हम देखेंगे हाँ, थोड़े से कुछ टाइम के तो बाद। वहाँ पे डिपेंड्स ऑन दैट मॉडरेटर कि वो यूनिट का मार्क्स देंगे या ना देंगे, लेकिन अगर वैल्यू करेक्ट है और यूनिट भी करेक्ट है marks. डेफिनेटली 1 मार्क है वहाँ पे, लेकिन अगर यूनिट रॉन्ग है तो यूनिट का मार्क वहाँ पे डिडक्ट हो सकता है, दो इट्स वैल्यू इज करेक्ट। ओके तो बोलने का मतलब एकदम क्लियर है। बहुत सारे बच्चे मैम क्या होते हैं कि जब वो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो उनको कैलकुलेशन का वो फॉर्मूला देख के समझ आता है कि मैं कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो बच्चे वहीं पे छोड़ देते हैं, न तो वो फाइनल आंसर लिखते हैं न तो वो यूनिट लिखते हैं। उनको लगता है कि चलो डेटा लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, सब्स्टिट्यूट किया, मुझे आंसर नहीं आ रहा, छोड़ दिया। तो भाई वैसा नहीं करना है। आपने डेटा लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी सही है, आपका यूनिट कन्वर्जन भी सही है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते समय आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो आप जो भी आपको आ रहा है वो करके एंड में फाइनल आंसर विद यूनिट लिखो, क्योंकि उस समय फिर आपको यूनिट के आधे मार्क मिल जाएंगे एंड में, ठीक है। तो वो गलती नहीं करनी है। चलिए मैम अब जरा हम आपका जो शीट है जिसे येलो शीट हम कहते हैं, जो कि एज ए एग्जामिनर आपको मिला हुआ है, आपको पता है कि पिछले साल किस तरह से बाइफर्केशन हुआ था मार्क्स का, वो हम देखना चाहेंगे। यस तो एवरीवन बने रहिए क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं येलो शीट के ऊपर किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, एक एक पॉइंट्स पे कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो जैसे हम बात कर रहे थे कि येलो शीट जो है आंसर शीट जिसे हम कहते हैं बोर्ड की तरफ से जो प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनर को, ठीक है, एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट हमें नहीं मिलती है भाई, ये सिर्फ उन्हें मिलती है जो बोर्ड का पेपर चेक करते हैं। तो ये येलो शीट आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, इसी को हमने यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में रखा हुआ है, ठीक है। क्वालिटी पर्पस को मेंटेन करने के लिए हमने इसको व्हाइट कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से रीड कर सके, समझ सके। तो हम जो एकदम लेटेस्ट जो पीवाईक्यूज इस बार आए थे, जो बोर्ड का पेपर हुआ था फरवरी 2024 का पेपर लेके मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा मैडम के साथ में कि एग्जैक्टली कहाँ पे बच्चे अपने मार्क्स को लूज करते हैं और क्या एक्सपेक्टेड आंसर होनी चाहिए बोर्ड की तरफ से और बच्चे क्या लिखते हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मैडम थोड़ा गाइड कीजिए हमें। ये इस समय आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जरा चेक कर लो यहाँ पे जो पेपर है, ये पेपर है पिछली बार 29 फरवरी 2024 का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है जो कि फरवरी में हुआ था। अब इस पेपर के अंदर हम चेक करने वाले कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न हर एक बच्चे को पता है कि जो सेक्शन ए होता है उसके अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको एमसीक्यू और 1 शॉट आंसर आते हैं।
जो कि 1 मार्क का होता है, वन शॉट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर बोल सकते हैं। फिर सेक्शन बी सी डी तक आपको पूरा सेक्शन होता है जिसमें 31 32 क्वेश्चन तक एंड में पहुंचते हैं। एक एक करके हम सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड आंसर होने चाहिए। मैडम जो सेक्शन ए है, जो पहला सेक्शन होता है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, यस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। Yes. जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, अब अगर इसमें कोई एक राइट आंसर है तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, बोर्ड की शीट में क्या एक्सपेक्ट की जाती है। और आप अगर किसी बच्चे ने सिर्फ ऑप्शन लिखा हुआ है तो मार्क्स देते हैं आप लोग, तरस खा जाते हैं क्या उसके ऊपर, बच्चे ने राइट ही लिखा है। ये जरा थोड़ा सा इसके ऊपर एमसीक्यू के ऊपर जरा गाइड कीजिए आप, एग्जैक्टली आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। हाँ, स्टूडेंट जनरली डू मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन एमसीक्यू में, कि वो क्या करते हैं, करेक्ट आंसर है तो सिर्फ आंसर लिखेंगे या सिर्फ अल्फाबेट लिखेंगे, तो ये नहीं चलेगा। अलोंग विद करेक्ट आंसर अल्फाबेट लिखना कंपलसरी है, इट्स वेरी मैंडेटरी कि जो करेक्ट आंसर उन्होंने चूज किया है उसका अल्फाबेट एंड आंसर दोनों भी एज इट इज क्वेश्चन पे आंसर पेपर और पे अगर लिखने हैं। किसी बच्चे ने अल्फाबेट नहीं लिखा, हाँ। सिर्फ करेक्ट आंसर लिख दिया, जैसे इसका एक आंसर मुझे लग रहा है शायद 3.8 ऐसा कुछ होगा, आंसर भी देख लेते हैं चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये सब लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। Yes, ये एग्जामिनर को जो मिलने वाला ये शीट है, मॉडल Yes. आंसर एंड स्कीम ऑफ Scheme of मार्किंग है marking. जनरली। तो इसमें हम जरा देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये ये पूरा अपनी yellow इंफॉर्मेशन sheet है। है। ओके, येलो शीट, व्हाइट क्या है हमने आपके लिए। चलिए जरा इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या गाइडेंस मिलता है। जैसे यहाँ पर तो दिया हुआ है, हाँ, पहले का सी आंसर है 3.873 BM। अगर किसी बच्चे ने ये सी नहीं लिखा है, Yes. सिर्फ 3.873 लिखा है, तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए कि क्या करना उनके साथ। डेफिनेटली वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हमें तो यही होते हैं कि अल्फाबेट एंड आंसर ये दोनों Okay. कंपलसरी होना चाहिए। और अगर किसी सिचुएशन में अगर बच्चों ने ऐसे लिखा है तो वो पेपर का कंडीशन देखा जाता है, अगर वो बहुत ही बिलो एवरेज है तो मे बी कंसीडर हो सकता है, अदरवाइज डेफिनेटली वो बट कंसीडर अल्फाबेट में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऑप्शन कंसीडर करते होंगे नहीं, आप लोग। अल्फाबेट अल्फाबेट ओनली में अल्फाबेट तो बिल्कुल कंसीडर नहीं करते। तो but भाई जब भी आप हाँ। लिखना तो प्लीज अल्फाबेट प्लस उसका जो आंसर है उसके साथ लिखना। तो ये तो एमसीक्यू की बारी हुई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम पेपर हाँ, और एक बात बताना Yes, चाहूंगी ma'am, सर मैं बिल्कुल। वहाँ पे कि ये इसमें कभी कभी बच्चे 2 ऑप्शन हमारे लिए छोड़ते हैं ओके कि जो आपको सही लगे आप उसे मार्क्स दे दीजिए। Okay. तो ऐसे नहीं चलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडरेबल होगा। ओके, अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन का 2 आंसर लिख दो दिया, आंसर बी लिखे। और बाद में डी लिख दिया, यस, तो जो बी है जो पहले हाँ, जो अटेम्प्ट किया पहले गया। लिखा हुआ है वही कंसिडर होगा। अच्छा, एक और चीज पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, पर्सनल क्या है बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एमसीक्यू लास्ट में छोड़ते हैं, लास्ट में हाँ। करने वाले हैं, हाँ। ठीक है, और लास्ट में भी उनको फिर ऐसा होता है कि मिला नहीं, उनको हेल्प नहीं मिली उतनी ज्यादा जहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने कोई एक आंसर लिख दिया, हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद पेपर लेते लेते उनको पता चला कि यार इसका तो सी आंसर है। हाँ। अब वो बी कट करके उन्होंने सी लिखा, फटक से वो आंसर लिख दिया, हाँ। तो कैंसिलेशन करने के बाद जो राइट आंसर लिखा जाता है वो कंसिडर आप वो करते हैं, consider करेंगे। वो कंसिडर वो करते हैं। तो consider चलो भाई, करेंगे। एक तो अच्छी बात है कि आप अगर इन अ केस, बट हाँ। कैंसिल करना जरूरी है। अगर 2 आंसर लिख दिया और तो- एक कैंसिल करना भूल गए तो जो फर्स्ट वाला है वही कंसिडर consider किया जाएगा, वो भी ध्यान देना। चलिए, ये मुझे भी डाउट था। चलिए, थैंक यू मैडम। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा पूरे 10 पूरा एमसीक्यू वाला सेक्शन है। मैं तो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हूँ कंपलसरी है, 1 मार्क वाले कोई में। ऑप्शन नहीं है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है 1 मार्क वाले में, बिकॉज Okay. इसमें ऑप्शन भी नहीं होते। Yes. और जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे कंपलसरी है, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क है। पहला मेरा डाउट मैडम से ये है कि क्या इसमें हाफ मार्क का क्राइटेरिया पाया जाता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप बोलोगे कि मेरा पार्शियल आधा आंसर मेरा करेक्ट है तो उसके लिए मुझे आधा मार्क मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कंप्लीट 1 मार्क मिलता है। और अगर करेक्ट कंप्लीट आंसर करेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली 0 मिलेगा। पार्शियल हाफ मार्क, पार्शियल 1 करेक्ट मार्क वाले आंसर में को कहीं नहीं कहीं पे न्यूमेरिकल भी आता है मैडम, तो न्यूमेरिकल में अगर कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़, नहीं, बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर 1 मार्क एंड पार्शियल करेक्ट लाइक अगर आंसर भी मैंने 0 पूरा मार्क। सॉल्व किया और बाद में यूनिट में भूल गया तो भी शायद वो बोर्ड की तरफ से 0 मार्क। 0 मार्क। 0 मार्क। तो भाई ये 1 मार्क वाले बड़े खतरनाक हाँ, क्वेश्चन आंसर हैं। अगर आप पूरा सॉल्व करते हो, इतना मेहनत करते हो, अच्छे से एंड तक आंसर लेकर आए और यूनिट लिखना भूल गए, तो आपको 0 मार्क मिल जाएंगे। इसीलिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल यूज्ड टू रिमूव ई कोली बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। अब इसका आंसर जनरली सिल्वर होता है। तो मेरा क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि पूरा होल सेंटेंस लिखना कंपलसरी है, या फिर अगर मैंने सिल्वर लिख दिया तो चल जाएगा। सिल्वर वर्ड लिखा तो भी चलेगा, या सिल्वर सिर्फ सिंबल लिखा एजी तो भी चलेगा। ओके, मतलब कि इनके बोलने का मतलब कि अगर पूरा वर्ड, पूरा जो मेन वर्ड है आंसर का वो जरूरी है, इसमें पूरा सेंटेंस कंपलसरी लिखना नहीं है, ठीक है। तो भाई आप 1 मार्क वाले में दोनों तरफ से बोल सकते हैं कि
थोड़ा सा रिस्क भी है, फायदा भी है। रिस्क ये है कि आपको हाफ मार्क नहीं मिलेंगे, तो अगर गलत हो गया तो गलत हो गया, और फायदा ये है कि इसमें आपका समय बहुत सारा बचेगा। अगर सोचो कि आप एमसीक्यू में 10 मार्क पकड़ लो और यहाँ पर 8 मार्क पकड़ लो, 18 मार्क लिखने के लिए आपको हार्डली 8 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। अगर आपको आंसर आता है तो 8 मिनट के अंदर आप 18 मार्क के आंसर को सॉल्व कर सकते हो, जो कि यही बड़े आंसर करने के लिए आपको कई ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होने वाले, कहीं ना कहीं टाइम सेविंग बोलूंगा मैं, कंज्यूमिंग नहीं, टाइम सेविंग बोलूंगा, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं मैडम। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द रिएक्शन, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब इन्होंने कंप्लीट करके आंसर लिख दिया था, क्या इसके नीचे इन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है? जैसे यहाँ पे खुद नाम नहीं लिखा हुआ है, इथाइल क्लोराइड, यहाँ पर जो आंसर आएगा इथाइल आइसोसानेट, तो क्या नीचे नाम लिखना पड़ेगा या फिर बस कंप्लीट द रिएक्शन किया तो चल जाएगा? नहीं, कंप्लीट रिएक्शन किया सफिशिएंट है, सिर्फ तो इसको एक बार जरा product देखिए हम लोग, लिखा, जरा आंसर शीट में सिर्फ एग्जैक्टली product कैसे लिखा दिया तो हुआ है। एक बार जरा आंसर के में भी देखते हैं कि एग्जैक्टली, जैसे कि मैडम ने बोला कि भाई वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर या एजी, बिल्कुल सही, क्या बात है। तो आंसर द फॉलोइंग में जैसे पहले क्वेश्चन था तो भाई सिल्वर और एजी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2 NC, मतलब इतना लिखा, या फिर ये लिखा C2H5 NC लिखा तो भी चल जाएगा। अच्छा, एक इयान करके क्वेश्चन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मैं क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस। तो इसका इन्होंने बोला कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इसमें वर्किंग पूरा रिक्वायर्ड है या फिर अगर डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया कहीं रफ में और लिख दिया 36? हाँ, तो भी चलेगा, सिर्फ नंबर 36 लिखा तो भी सफिशिएंट है। ओके, तो मतलब इसमें थोड़ा अगर वर्किंग नहीं किया हमने तो भी चलेगा, चलेगा, ठीक है। क्योंकि तो 1 जैसे मार्क कि यहाँ पर स्पेसिफाई किया, थोड़ा सा वर्किंग के रूप में दिखाया उसने हल्का सा, तो इस तरह से अगर शॉर्टकट में भी कर दिया तो भी चलेगा। अच्छा, ओनली 36 भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये जो मेन शीट आती है उसके बाद फिर आपको कुछ लेक्चर, आपके कुछ सेमिनार मीटिंग होती है जिसमें आपको गाइड किया जाता है, या मॉडरेटर मीटिंग होती है, और मॉडरेटर्स मीटिंग में ऑब्वियसली उनकी पहले मीटिंग हुई रहती है विद चीफ मॉडरेटर। ओके, सो जो मॉडरेटर के इंस्ट्रक्शंस है कुछ अपार्ट फ्रॉम, तो वो आप अपने मेन शीट में। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चों को डाउट है कि सर ये अचानक से कुछ लिखा हुआ है, बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको मैं बता दूं कि जैसे मैडम ने बताया कि चीफ मॉडरेटर की मीटिंग होती है, उसमें ये डिसाइड होता है कि भाई जो येलो शीट आई हुई है उसके अलावा हम कहां पर और बच्चों को रियायत दे सकते हैं या कहां पर और स्टिक रह सकते हैं शायद, ठीक है। तो वो मीटिंग जब होती है तो एग्जामिनर जो होते हैं हमारे, वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेते हैं कि और क्या क्या बोला गया है पॉइंटर्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत रेड मार्किंग दिख रही होगी, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, बट ठीक है, यहाँ पे थोड़े से इन्फॉर्मेशन, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा हल्का हल्का मार्किंग दिख रहा होगा। तो ये मार्किंग उसी से रिलेटेड है जो यहाँ पर चीफ मॉडरेटर को देते हैं और मॉडरेटर जो कि हमारे एक्सपर्ट एग्जामिनर को देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ओनली 36 भी वैलिड है मतलब। उसके बाद फिर हम जरा बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, तो ये 1 मार्क में तो मेरे ख्याल से बच्चों को तो क्लियर हो चुका होगा। सिंगल वर्ड आंसर आल्सो, सिंगल वर्ड भी चलेगा। ओके ओके ओके। अब आते हैं जरा 2 मार्क वाले में, जो कि ऑप्शंस भी होते हैं बच्चों को। 2 मार्क वाला काफी पसंद भी होता है बच्चों को, बिकॉज वहां पर हाफ मार्क का भी क्राइटेरिया पूरा होता है, साथ में ऑप्शंस भी भर भर के होते हैं। तो उसमें जैसे कि मैं मैम ज्यादा जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 ले लो आप, व्हाट आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड इन्होंने बोला व्हाट, मतलब ये ओपन क्वेश्चन जैसा हो गया, कोई स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि इंटर हैलोजन के अंदर बहुत बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली हाँ, ये 3 मार्क का भी आंसर बन सकता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक होता है कि इंटर हैलोजन में जो बेसिक डेफिनेशन पहले वो आनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? कैसे आप कैसे इसको जज करते हो? किसी बच्चे ने अगर कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, तो आप देंगे उसके ऊपर मार्क्स? एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया कि डिफाइन करो। क्वेश्चन दिया है वाटर, तो वाटर में डेफिनेटली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो सकते हैं, उनके जो जनरल फार्मूला XX डैश वगैरह, तो वो सब कवर कर सकते हैं, या फिर वो टाइप दिखा सकते हैं कि इसके 4 टाइप होते हैं, XX-XX-3। यस, तो भाई बोलने का मतलब पर्पजली मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, देखो जब डिफाइन होता है तो पता होता है कि इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखना है, लेकिन जब बोला एक्सप्लेन व्हाट, ये इन क्वेश्चन को हम बोलते हैं ओपन टाइप क्वेश्चन, जहां पर कोई एक आंसर नहीं हो सकता, कोई स्पेसिफिक कंटेनर बोलते हैं, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। हालांकि स्पेसिफिक आंसर होता है, लेकिन आप अगर उससे मिला जुला कुछ और भी लिख देते हो तो आपको एग्जामिनर कंसीडर करेंगे उस मार्क्स के लिए, उस आंसर को वो कहीं ना कहीं हाफ मार्क 1 मार्क में कंसीडर करेंगे। अब ये क्वेश्चन अपने आप में अगर 1 मार्क का होगा और ये 1 मार्क का होगा, तो अगर आप इंटर हैलोजन कंपाउंड में समझो, आप ये भी लिख देते हो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ हैलोजन एटम, और उसके बाद आपने बोल दिया कि दे आर रिप्रेजेंटेड एज XX, XX3, XX5, XX7, तो भी कहीं ना कहीं आपका आधा नंबर 1 नंबर मिल सकता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कि सर मुझे तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आ रहा था जो बुक में लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजन रिएक्टेड विद हैलोजन, अगर आपको इतना वर्डिंग नहीं आ रही है, बेसिक अगर आ रहा है आपको, तो भी आप अटेम्प्ट करके आओ। द इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर इस क्वेश्चन में ये समझ में आ रहा है कि उससे रिलेटेड जो भी आपको मालूम है वो लिख कर आओ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्योंकि ओपन क्वेश्चन में उसका फायदा मिल जाता है आपको। दूसरा क्वेश्चन मैम है कि राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद ड्राई स्लेट लाइम। अब ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन टाइप में है, जो इनऑर्गेनिक की हम बात कर रहे हैं।
मुझे ये सिर्फ जानना है कि क्या इसके अंदर भी वो नेमिंग लिखना पड़ता है नीचे जो हाँ, नेमिंग हम स्टूडेंट्स करते का हैं? वो डाउट हमेशा रहता है, बट नॉट नेसेसरी। जो हम रिएक्शन ये एक मार्क का ही क्वेश्चन है, तो एक मार्क वाले में नीचे नेमिंग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, इनऑर्गेनिक के अंदर। स्टूडेंट्स ये भी हाँ, कंसर्न राइट रहते हैं अप कि ऊपर उसका जो डिस्क्रिप्शन है Yes. रिएक्शन का वो लिखना है कि नहीं, लेकिन 1 मार्क के लिए रिएक्शन के लिए वो जरूरी नहीं है, Okay. बिकॉज 1 मार्क के लिए हाफ मार्क अपना जाता है बैलेंसिंग के लिए, हाफ मार्क जाता है अपना कंडीशन के लिए। बैलेंसिंग से मुझे याद है कि हाँ। बैलेंसिंग भी इनऑर्गेनिक के लिए भी बैलेंसिंग जरूरी होती है। एग्जैक्टली जरूरी है। ओके तो Inorganic जिन के लिए बच्चों भी को डाउट था कि सर अगर हम बैलेंसिंग नहीं करते, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारी बैलेंसिंग थोड़ी सी अलग लेवल की है, yes. वो ट्राई एंड एरर मेथड वाला हिसाब किताब होता है, करते जाओ फिर आगे जाके पता चलता है बैलेंस हो रहा है। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। यस बिल्कुल। तो भाई बैलेंसिंग आपको करनी होगी, अगर जो भी रिएक्शन आपने किए हुए हैं तो उनको बैलेंसिंग के साथ करना, तो ये आपको पूरे में पूरे मिलेंगे, अदरवाइज आपको हाफ मार्क शायद मिलेगा। चलिए ये तो एक बहुत, इसमें जरा देख लेते हैं आंसर शीट में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। 1 मार्क का आंसर जो था चैप्टर 2 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे थे। अच्छा यहाँ पे बस लिखा है करेक्ट डेफिनेशन से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है, बाद में ये नेमिंग करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ओके। करेक्ट डेफिनेशन मतलब आपको वहां पर एक तरह से आपको अपना डिसीजन लेना है कि भाई उससे रिलेटेड बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। ओके फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन विद एन एग्जांपल। अगर ये एग्जांपल स्पेसिफाई किया हुआ इसका मतलब एग्जांपल पे मार्क्स होंगे। Yes. अगर ये नहीं स्पेसिफाई करता, सिर्फ बोलता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, Yes. तो भी एग्जांपल पे जनरली मार्क्स होते हैं। कैसे रहते हैं मतलब आप एग्जांपल बच्चों को लिखना चाहिए कोई भी डेफिनेशन के बाद, हाँ। क्या सजेशन देंगे आप? अभी अगर क्लासिफिकेशन पूछा है तो डेफिनेटली क्लासिफाई करने के बाद जो टाइप्स आते हैं वो टाइप को, अगर सपोज यहाँ पे 2 टाइप है अपने, हाँ, तो ग्लोबुलर और फाइबर्स। तो हाफ एंड हाफ वो टाइप के लिए मिलेंगे, और स्पेसिफाई किया है एग्जांपल, इसलिए एग्जांपल को हाफ एंड हाफ मार्क जाएगा Okay. ईच पार्ट टाइप। मुझे अभी ये भी डाउट आ रहा है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बोला है, तो मतलब ग्लोबुलर और फाइब्रस ही लिखना है या फिर उसके अंदर का डिटेलिंग भी लिखनी होगी? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा देख के लग रहा है कि एग्जांपल नहीं करते तो थोड़ा सा डिटेलिंग लिखना जरूरी है फॉर द अनदर हाफ मार्क, Okay. क्योंकि ऑब्वियसली टाइप के लिए हाफ एंड हाफ 1 हुआ और उसका डिस्क्रिप्शन जो लिखेंगे उसे हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा। Okay. लेकिन अगर यहाँ पे एग्जांपल पूछा है तो थोड़ा सा हम तो इस केस में जरा हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आंसर, जैसे कि आपने बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 में अच्छा ग्लोबुलर प्रोटीन बस लिख दिया, Yes. लिखा है एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, Example. मतलब कि ग्लोबुलर प्रोटीन टाइटल उसके अंदर एक्सप्लेनेशन, ये आधे नंबर का रहेगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। हाँ यस भाई, तो बहुत स्पेसिफिक चीजें समझ में आ रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, उनको लगेगा राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बोला तो बस ग्लोबुलर और उसका एग्जांपल लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, उस पे नहीं मिलेंगे पूरे मार्क्स, उसमें सिर्फ आधा ही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली हाफ मार्क प्लस हाफ मार्क, किसके लिए? ग्लोबुलर प्रोटीन विद एग्जांपल पे हाफ मार्क का, और शायद हाफ मार्क शायद एग्जांपल पे होगा, वहां पे प्लस करके लिखा है। फिर फाइब्रस प्रोटीन उसका एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क का है, और बाद में एग्जांपल पे आधा नंबर दिया हुआ है। तो भाई मतलब एक्सप्लेनेशन भी लिखना कंपलसरी है। अगेन एक्सप्लेनेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पूरा का पूरा आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, कि जैसे कि अभी फाइब्रस प्रोटीन है तो इट्स लाइक फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सफिशिएंट फॉर द हाफ मार्क। ये इनसॉल्युबल इन वाटर लिख दिया बस, मतलब उतना भी बहुत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी नाम और एक्सप्लेनेशन बोला है, और आधा नंबर के लिए और क्या ही मांगेंगे वो आपसे, ठीक है। तो वापस से मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जितना भी आपको जानकारी है पूरा लिख देना, छोड़ के मत आना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछने वाला था, क्योंकि न्यूमेरिकल है। हाँ। और ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है। जैसे यहाँ पर कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन 2.03 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। अच्छा ये क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं जनरली देखूं तो इसमें टाइम पूछा है, मतलब वो W वाला फॉर्मूला है, W इक्वल टू I इंटू T अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। अभी मोल रेशियो, अगर मोल रेशियो निकालना तो हमें हाफ रेशियो लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो 2 मार्क के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो मुझे लग रहा है 3-4 मार्क का आना चाहिए शायद। ये 2 मार्क में डाल दिया डाल दिया। तो कैसे अब इसको जस्टिफाई करेंगे? हाँ, तो फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने, अगर वो दैट स्टूडेंट इज एबल टू राइट दैट हाफ रिएक्शन, तो उन्होंने कंपलसरी लिखना ही है। ओके, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट द मार्क्स कि वो 2 मार्क के लिए पूछा है या 1 मार्क के लिए पूछा है। अगर उन्हें वो पॉसिबल है, हाफ रिएक्शन आती है लिखने, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बिना वो मोल रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। राइट। तो अगर वो कहीं रफ में कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप आपके आंसर पेपर पे लिखो। हम बोल नहीं सकते कि कभी आप डेफिनेटली उसे भी स्टेप को मार्क्स दिया जा सकता है। तो इसलिए हाफ रिएक्शन अगर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो लिखा करो। ओके, तो हम जरा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इस आंसर को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है बोर्ड की तरफ से। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा है मोल रेशियो 1/2 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कॉपर 2 प्लस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कॉपर बन जाएगा। प्रोडक्ट हमारा 1 है और इलेक्ट्रॉन 2 है तो 1/2 हो गया। तो 1/2 तो करेक्ट है, लेकिन आगे कुछ लिखा है क्या 1/2 के सामने? इन्होंने लिखा तो हाफ मार्क लिखा हुआ है। तो भाई ये चीज थोड़ी सी नई हमें जानने के लिए मिल रही है कि एग्जैक्टली देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मोल रेशियो अलग से निकालते नहीं है,
वो माइंड में रख लेते हैं कि हाँ 1/2 आ गया तो लिख देंगे सीधा मोल रेशियो इक्वल टू 1/2। वो पुटअप कर देते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जब यहाँ पर सीधा 1/2 रखते हैं, वो अलग से लिख के नहीं दिखाते हैं। Yes. बट वो नहीं करना है आपको। अगर हाफ रेशियो आ रहा है तो हाफ रेशियो लिखो और उससे मोल रेशियो निकालो, सामने लोगों को दिखाओ कि आपने मोल रेशियो अलग से निकाला हुआ है। Exactly. इसके ऊपर आधा नंबर दिया, देखो वहां पे 2 मार्क के क्वेश्चन में हाफ नंबर इसी के ऊपर मिला है। बाद में ये फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, I इंटू टी है, सेकंड लिखा है मतलब टी सेकंड में होना चाहिए। बाद में सारी वैल्यू पुटअप किया है और बाद में यहाँ पर कुछ तो आंसर आ रहा है सेकंड में 3596 सेकंड में ही आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि आप यहाँ पर डील कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से डील कर रहे हो, बोलते हैं ना चार्ज पर यूनिट टाइम, तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये सर मैं इस न्यूमेरिकल पे yes, बोलना yes, ma'am. चाहूंगी कि मोस्टली स्टूडेंट्स कैलकुलेशन, उन्हें फियर होता है कि हाँ. मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, मुझे लॉग कैलकुलेशन नहीं आता, मैं बिल्कुल। वीक हूँ कैलकुलेशन में, तो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हो आप कि डेफिनेटली अगर आपका पूरा कैलकुलेशन भी करेक्ट नहीं आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे 1.5 बिल्कुल। यहाँ पे देखो समझो कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे को एंड में 3593 नहीं आया, मेरे को कुछ 2000 आंसर आ गया, 2000 सेकंड आ गया, तो भी आपको यहाँ पे आधा नंबर मिल गया, यहाँ पे आधा नंबर मिल गया, और यहाँ पे पुटअप का भी आधा नंबर मिल चुका है, मतलब 1.5 नंबर तो मिल गए, 1.5 नंबर मिल चुका है। एंड में कैलकुलेशन गलत आया, कोई बात नहीं यार, हमको 1.5 नंबर मिल गए 2 में से, तो वो एक प्लस पॉइंट है, मतलब कि 1.5 नंबर आपको मिल रहे हैं 2 में से। अगर आपका एंड में फाइनल आंसर गलत आ रहा है तो आप गलत आंसर लिखो ना, 2000 सेकंड लिख दो, चलेगा, जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे भी पूछना है मैम के, जैसे कि 3593 है और किसी बच्चे को आ गया 3500 फॉर एग्जांपल, हाँ, तो जो रेंज होता है वो कितने रेंज का होता है? मतलब अगर छोटा नंबर है तो छोटा रेंज होता होगा, हाँ, बड़ा नंबर है 3000 का रेंज है तो कितना रेंज होता है? थोड़ा सा range। जरा गाइड कर तो दीजिए। थोड़ा सा रेंज वाइज कैसे है कि यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रैक्शन में जैसे आपने बोला तो 0.2 प्लस और माइनस 0.02 ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ये है थाउजेंड्स में रेंज है, Yes. 3593, तो अराउंड 3591 या हाँ। 3595 यहाँ पे Okay. भी प्लस लास्ट का जो है Okay. +2 तो -2 कर सकते हैं। 359 तक कहीं ना कहीं सेम रहेगा, उसके आगे से आप जो है आगे, कि हाँ, तो थोड़ा आगे सा पीछे value हो होगा, सकता है। चलेगा। तो भाई अगर 3590 आ गया आपका, ठीक है, 3595 आ गया, 98 आ गया, तो चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वैलिड है, टेंशन लेके मत आना। much difference हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो नहीं चलेगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस करके लेना है। तो ये चीजें समझ में आई कि आपको एंड तक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तभी आपको 1.5 तक पहुंच पाओगे, और पूरा राइट आंसर आ गया तो 2 में 2 मिल जाएंगे, टेंशन ही खत्म। चलिए जरा और आगे जरा क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जैक्टली और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, ये क्वेश्चन 2 मार्क का दिया है। राइट प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल ईथर एंड इथाइल सल्फाइड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि एक मार्क का रिएक्शन है, एग्जैक्टली। तो इसमें थियरी जरूरी है हाँ, या थियरी नहीं लिखना है? ये सबसे बड़ा डाउट है। अभी मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर स्टूडेंट एबल टू राइट दैट बोल्ड रिएक्शन करेक्ट, तो उसी रिएक्शन को वर्ड्स में लिखे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर कंपलसरी अगर देखा जाए तो कंपलसरी 1 मार्क के रिएक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बाइफर्केशन बताया, 1 मार्क का, हाफ मार्क फॉर द बैलेंस इक्वेशन एंड हाफ Okay. मार्क फॉर द रिएक्शन कंडीशन। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैडम बता रहे हैं कि यार इसमें आप तभी थियरी लिखना जब वो क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, स्पेशली राइट है शॉर्ट नोट करके आ गया, या कोई ऐसा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्शन में जहां पर 2 मार्क का आ रहा है, ठीक है, तो आप जरूर थियरी लिखना। इसमें शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, जैसे मैडम ने बताया कि इसमें थियरी का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्ट रिएक्शन है, देखो इसके ऊपर आप डायरेक्ट करेंगे 1 नंबर मिलेगा, नीचे वाले को करेंगे डायरेक्ट 1 नंबर मिलेगा। अब यहाँ तो पे इस तरह से अब इसमें भी कंडीशन है अल्कोहलिक, केसियन के नीचे अल्कोहलिक लिखना कंपलसरी है, बिकॉज उसके ऊपर आधा नंबर इन्होंने देखो स्पेसिफाई कर दिया है। जो बच्चा अल्कोहलिक नहीं लिखेगा गया, खत्म, कहानी खत्म। तो याद करो लेक्चर में ALC लिखते थे, अल्कोहलिक नेचर, ठीक है, अमोनिया के नीचे ALC लिखते थे, बहुत जगह पे KOH के नीचे जो हम लोग डिहाइड्रोलाइजेशन करते थे वहां पर भी ALC लिखते थे, अल्कोहलिक नेचर का मतलब एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पर तो हालांकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, बट वो चीज आपको मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे रखी जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये हाफ मार्क देखो, यहाँ पर अगेन मैं बोल रहा हूँ, केसियन के नीचे ALC लिखा हुआ है, मतलब कि ये इसके ऊपर हाफ मार्क एरो मार्क देखो लिखा हुआ है। तो ये चीज बहुत बेसिक हो रही है, जो शायद जनरल नहीं पता चलेगा आपको, यूट्यूब पे भी नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए एक्सपर्ट है उनका फायदा लीजिए आप। सर एक मिनट और Yes, yes, मुझे ma'am. इस पे बताना चाहोगे पॉइंट कि अगर कंसर्न है ही स्टूडेंट्स रिगार्डिंग राइट अप, तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने जो कुछ रिएक्शन लिखा है उनके नाम और कंडीशन के साथ अगर वो सिर्फ फ्रेम करते हैं देन आल्सो सफिशिएंट है, नो नीड टू सेपरेटली लर्न एनीथिंग फॉर दैट। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि सर मुझे रिएक्शन तो आएगा लेकिन क्या थियरी लिखूं कि नहीं लिखूं, तो अगर आपके मन में थोड़ा भी शंका है, थोड़ा डाउट है, तो आप लिख दो यार, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद सोडियम मेथॉक्साइड इट गिव्स this. डाइथाइल ईथर, That's it. खत्म कहानी। बट 1 मार्क के लिए फिलहाल हम खुद बोर्ड का जो आंसर शीट है, जो बोर्ड की तरफ से दिया गया मॉडल आंसर, उसमें चेक कर रहे हैं, नहीं दिया हुआ है तो एकदम बेफिक्र रहिए,
1 मार्क वाले में नहीं दिया है, ओपनली बोल रहा हूं, 1 मार्क वाले में नहीं दिया है, लेकिन 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क जो भी क्वेश्चन आएंगे एक से ज्यादा, उसमें प्लीज लिखना, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है। चलिए आगे जरा देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको हम ले सकते हैं। न्यूमेरिकल तो हमने डिस्कस किया 2 मार्क का, तो उसी पैटर्न में मेरे ख्याल से आगे रहेगा ये। यस मैडम, ये 12वां क्वेश्चन जरा मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि ये पॉलीमर चैप्टर का है। बोला है राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर। अब ये रिएक्शन तो नहीं पूछा है पूरा, सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है और नेम ऑफ मोनोमर पूछा है, बट इसके ऊपर मेरा एडिशन क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि अगर समझो कोई क्वेश्चन आ गया कंप्लीट कि एक्सप्लेन या राइट द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6, तो एग्जैक्टली वो हम लोग एन लगाते हैं, एन लगाना भूल गए तो क्या मार्क्स कट जाते हैं कि क्या रहता है? अगर यहाँ पे प्रिपरेशन पूछा है या कोई पूरी रिएक्शन ही पूछी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एन स्टार्टिंग में जो एन नंबर ऑफ मोनोमर्स, फिर सेंटर में रिपीटिंग यूनिट रहेगा एंड सेम रिपीटिंग यूनिट कॉपी करते हैं और एट द एंड आफ्टर ऑफ द ब्रैकेट हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं एन। दैट इज वेरी वेरी कंपलसरी, बिकॉज अगर वो एन नहीं लिखते तो वो पॉलीमर ही नहीं कहलाएगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट करने हैं, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग होती है। सो एन लिखना बिफोर द मोनोमर एंड एट द एंड ऑफ दैट ब्रैकेट इन केस ऑफ पॉलीमर, ये कंपलसरी है। ओके, तो ये 12वां क्वेश्चन मैं जरा देखना भी चाहूंगा। यहाँ पे तो फिलहाल मुझे लग रहा है रिएक्शन नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा तो जरूर मैं देखूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है कि नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर जो होगा, नाम होगा वो लिखना होगा, बाद में नेचुरल रबर का जो होगा वो सेम पैटर्न में हाफ नंबर है, मतलब स्ट्रक्चर पे हाफ नंबर, नाम पे हाफ नंबर, वहाँ पे देखो बाइफर्केशन दिया हुआ है हाफ करके। बट जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर आपको पॉलीमर का रिएक्शन आ गया तो स्टार्टिंग में जो मोनोमर लेते हो, जैसे कि पीवीसी आ गया लिखने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के पहले आप लेते हो विनाइल क्लोराइड, तो उसके पहले एन लगाना जरूरी है। वो एन इंडिकेट्स कि आप मोनोमर को बार बार मिलाने वाले हो। फिर उसके बाद जो कंडीशन रहेगा और एंड में जब आप आंसर लिख रहे हो तो ब्रैकेट के बाहर एरो जो मार्किंग होती है, जो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा हमारा, बॉन्ड कंटिन्यू हो रहा है, वो बॉन्ड भी दिखना जरूरी है। कहीं कहीं पे मैडम बच्चे, मैं जरा यहाँ पे लिख के पूछना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा, जैसे कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन आया, जस्ट एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूं, पॉलीमर है, पॉलीथिलीन है, और पॉलीथिलीन मैंने ऐसे लिख दिया, क्या इस पे मार्क्स आप लोग देंगे? इसका बॉन्ड जो है ना, ये मैं भूल चुका हूं, ये मैंने नहीं लिया, आप समझे, मतलब ये अगर मैं भूल गया हूं तो क्या इसके ऊपर मार्क्स मिलेगा? फिर से वो सर पेपर की कंडीशन पे डिपेंड है। अगर बिलो एवरेज पेपर है तो डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा, बट अदरवाइज, और अगर ये मिस हो गया तो फिर तो कंफर्म नहीं मिलेगा। आप ये बोलने वाले, ये अगर ये गायब है तो नहीं मिलेगा। यस, जनरली मेरी सजेशन ये रहेगी कि यार ये लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू बता रहा है कि भाई ये आगे कि इस तरह से कार्बन की वजह से 4 हो रही है और आगे आगे अटैच हो रहा है, और ये एन अगर आपने नहीं लिखा तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, ये लिखना जरूरी है, इसको मिस मत करना। चलिए, थैंक यू मैडम। सर, चलो जरा आगे बढ़ते हैं। यस मैडम, बोलिए। 2 मार्क्स का अगर प्रिपरेशन आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिएक्शन तो 1 मार्क के लिए हो गया, तो रिमेनिंग 1 मार्क के लिए क्या करना है। तो रिमेनिंग 1 मार्क के लिए डेफिनेटली वो नेम ऑफ मोनोमर्स स्ट्रक्चर के साथ दिखा सकते हैं, और वो टाइप लिख सकते हैं, एडिशनल पॉइंट एडिशन है या कंडेंस पॉलीमर। अगर कहीं पर 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है तो की बात कर रहे हैं 2 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन देखेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो जरूर हम, लास्ट ईयर तो नहीं था, ये अपने 2023 के पेपर में प्रिपरेशन पूछा गया है, तो अगर चलेगा तो एक बार भाई देख लेना। अब बहुत सारे बच्चे डाउट में रहेंगे सर 2023 के पेपर कहाँ से मिलेंगे, तो आपको पता ही होगा ये वरदान बुक हमारी है जो कि आप लोगों के लिए ही निकाली गई थी, और बहुत सारे बच्चे, महाराष्ट्र के बहुत सारे नहीं, लगभग सारे बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं। वरदान बुक के अंदर पूरे 10-11 साल के पेपर आपको एकदम सिंप्लीफाई वर्जन में एकदम अच्छी तरीके से हमने कंपाइल करके आपके सामने रखा हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने ऑफलाइन मोड में ले भी लिया है, जिनके पास अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। जाकर केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, जो भी सब्जेक्ट आपका आने वाला है वहां पर जाके आप पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट आने वाला है हमारा 2 मार्क का, मेरे ख्याल से हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया है और बच्चों को एक आइडिया भी मिल गया होगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क का ही, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मोलार मास डेंसिटी एंड यूनिट सेल, जिसमें हम डेंसिटी इक्वल टू n इंटू m, और तो इसमें सबसे बड़ा डाउट जो पर्सनल मेरा डाउट है, बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ, वो जो थियरी लिखते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर यूनिट सेल, कैपिटल M बी द टोटल मास, स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच सेल, तो वो थियरी जो होता है, अगर मैं वो थियरी को बहुत ज्यादा नहीं लिखूं, सिर्फ बेसिक लिखूं, जैसे मैंने बोला बस उतना लिखना चाहता हूँ, बहुत सारा तामझाम नहीं करना चाहता हूँ, तो चलेगा? क्योंकि 2 मार्क का है तो इसमें क्या एक्सपेक्टेशन होती है आप लोग की? हाँ, लेकिन 2 मार्क्स के लिए भी अगर जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल a क्यूब है तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये स्पेसिफाई करना चाहिए। तो मतलब बेसिकली जितने भी सिंबल्स आने वाले हैं वो आपको मिनिमम दिखाना है, और बाद में जो पैटर्न हो तो दिखाना ही है। चलिए एक बार जरा देख भी लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ने फिजिक्स का पेपर दिया होगा तो उनको भी पता होगा कि फिजिक्स में भी जब डेरिवेशन की बात आती है तो आप बहुत सारा थियरी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, मेन होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वैसे ये क्वेश्चन है
डेंसिटी वाला जो डेंसिटी, यस। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था तो बहुत बेसिक तरीके से दे दिया है। मास ऑफ यूनिट सेल दे दिया है m/n, ये n है बेसिकली, आपको करेक्शन करके दिया डेंसिटी। ठीक है, तो मतलब मेन है कि जो डेरिवेशन क्वेश्चन वाले होंगे उसमें ज्यादातर मैथमेटिकल का ही इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। बाइफर्केशन कुछ इस तरह से दिया है कि जिन्होंने मास ऑफ यूनिट सेल स्पेसिफाई किया उसको हाफ मार्क मिल जाएंगे, और डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के उस पर सब्स्टिट्यूट किया होगा तो उस पर हाफ मार्क मिल जाएंगे, और मोलार मास का जो फॉर्मूला होता है m/n है उस पे हाफ मार्क, और लास्ट में जो डेरिवेशन फाइनल वाला निकालेंगे उस पे हाफ मार्क है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन का बाइफर्केशन है 2 मार्क के क्वेश्चन में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि भाई एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे टेंशन में आते हैं कि सर अगर मैंने लेट n बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं लिखा तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? नहीं कटेंगे, बट आप ट्राई करो कि जो आपका आंसर है उसकी फ्रेमिंग अच्छी लगे देख के, ऐसा नहीं कि बहुत ऑड है एंड इवन जैसा लिख दो कहीं पर कुछ भी, ठीक है। बट मार्किंग के हिसाब से अगर देखेंगे बोर्ड की तरफ से जो मॉडल आंसर शीट है उसमें उन्होंने ये पैटर्न समझाया हुआ है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने वाला है, जो सबसे बड़ा सेक्शन माना जाता है, सेक्शन नंबर सी। ऑप्शन बिल्कुल होते हैं, 12 क्वेश्चन में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, एक एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क होता है, 24 मार्क का वेटेज होता है, बहुत बड़ा वेटेज वाला ये सेक्शन माना जाता है। इसमें जरूर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हमें आंसर लिखने चाहिए एग्जैक्टली। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये सारे के सारे मैम ये नेमिंग रिएक्शन है। yes. मुझे जो डाउट आ रहा है कि जनरली हमारे माइंड में सेटअप होता है कि यार नेमिंग रिएक्शन का मतलब है कि आपको जनरल थ्योरी लिखनी पड़ेगी पहले, जनरल थ्योरी के बिना नेमिंग रिएक्शन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जनरल रिएक्शन के बाद क्या उसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, और जनरल रिएक्शन का भी थ्योरी लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन रोजनमुंड रिडक्शन। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा एग्जाम्पल लेना है, बेंजल डाइड लेना है, अल्डिहाइड लेना है, कौन सा एग्जाम्पल लेना है। तो आप जरा इस पे प्लीज, बहुत सारा डाउट होता है बच्चों को। हाँ, यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट स्पेसिफाई नहीं किया हाँ, कि correct. किसके ऊपर हमें साथ में लिखना है। रिडक्शन कैरी आउट करना है। तो अगर इन जनरल दिया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे आप, डिस्क्रिप्शन विल कैरी हाफ मार्क, Okay. एंड डेफिनेटली आपको वहाँ पे रिएक्शन भी लिखना है। जनरल फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, जो आर अल्काइल ग्रुप इज इक्वल टू आर कंसीडर करते हैं। और किसी बच्चे ने अगर एग्जाम्पल के रूप में लिखा, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है 3 मार्क का तो ये 1-1 मार्क का ही क्वेश्चन हुआ, यस, तो एग्जाम्पल भी चल जाता है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं वहाँ पे मॉडरेटर की तरफ एग्जाम्पल से। भी चलेगा। इन केस अगर जनरल रिएक्शन नहीं है तो एग्जाम्पल भी डेफिनेटली चलेगा। ओके, तो जो नेमिंग रिएक्शन जो 1 मार्क का है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 मार्क की सिचुएशन में ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि आपको उससे रिलेटेड जो भी आपको याद आ रहा है कि यार मुझे जनरल रिएक्शन आ रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर RC डबल बॉन्ड Cl+H2 PD BSO4 लेके आपने अल्डिहाइड बना दिया तो भी चलेगा, अगर आपने CH3 लेकर किया तो भी चल जाएगा। आप स्पेसिफाई कर दो रोजनमुंड रिएक्शन, और थियरी जरूर लिखना, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन का मतलब ही होता है कि आप एटलीस्ट कहीं तो लिखेंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमुंड रिएक्शन, तो वो कहां पर लिखेंगे? थियरी में लिख पाएंगे। तो थियरी ऐसे केसेस में लिखना, भले ही वो 1 मार्क का है। मैं चाहूंगा कि इसका जो रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर जरा मैं देखना चाहूंगा, बिकॉज जनरली तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन को ही प्रेफरेंस होगा, बट फिर भी जैसे यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन को दिया है कि नंबर ए है, रिएक्शन लिखा है आपने तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर उसको बोला है कि इसके ऊपर हाफ मार्क है, कंडीशन पे हाफ मार्क होना चाहिए, करेक्ट। फिर बी वाले पे आपको बोला है कि इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको इस पे भी 1 नंबर मिलेगा, बट अगेन कंडीशन पे हाफ मार्क है, और ये इस तरह से आपको बेंजल फॉर्मूलेट प्लस 50% अगेन कंडीशन पे हाफ मार्क है। तो इस तरह से 2 चीजें बनती हुई दिखाई देंगी आपको, परफेक्ट। तो ये इस तरह से आपको 1-1 नंबर का है, और मैडम का सजेशन ये है कि आप नेमिंग रिएक्शन के ऊपर थियरी भी लिखने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर होगा। एक पेपर में थोड़ा सा और बोलते हैं ग्रेस आ जाएगा पेपर में, एक और सामने वाला चेक करते समय उसको लगेगा कि भाई बच्चे को ओवरऑल अच्छा पेपर है। एक होता है ना कि यार पेपर अच्छा है और पेपर बेस्ट है, तो बेस्ट कैटेगरी में लेके जाओ अपने पेपर को। बेनिफिट ये और एक है कि सपोज अगर वो रिएक्शन में एरोहेड कंडीशन लिखना भूल जाता है, हाँ, लेकिन उसने एक्सप्लेनेशन में वो कंडीशन प्रॉपर्ली करेक्ट कंडीशन मेंशन किया है, Okay. देन आल्सो दैट पॉइंट इज कंसीडरेबल फॉर दैट हाफ मार्क। ओके, तो भाई ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसीलिए डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये नेमिंग रिएक्शन के लिए मैम ये क्वेश्चन नंबर 17 मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जैसे कुछ चीजें लग रही है। यस, जैसे कि ये कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अभी नाम लिखा है कंबशन ऑफ मीथेन, बट एक्चुअल में कंबशन होता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे, ये हमें अपने से करना पड़ेगा, बाहर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है क्या क्या बनेगा, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड सब दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन नहीं दिया है मेन। तो हमें रिएक्शन लर्न करके जाना है, हमें पढ़ के जाना है, हमें क्या करना है, और उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वहां पे मार्क है, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन कैरीज 1 मार्क विद बैलेंसिंग के साथ, ऑब्वियसली बैलेंसिंग, अदरवाइज रिएक्शन हमारे आंसर नहीं आएंगे। यस, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना कंपलसरी है 1 मार्क के लिए। देन रिमेनिंग जो 2 मार्क्स है वो उनके कैलकुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन मोस्टली हेसिस लॉ के इक्वेशंस में हमें दिखाई देता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो है अपने जैसे कि हाफ रिएक्शन वाले, तो वो 2 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है, हाँ, वहाँ पे आपको बैलेंसिंग और आपको वो इक्वेशन लिखना जरूरी है।
ये मैडम ये जो पेपर है ये मैंने मेरे चैनल के ऊपर सॉल्व भी करवा दिया है पूरा, ठीक है। लेकिन इनमें बाइफर्केशन में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चों को अगर और क्लियरिटी मिल जाए, क्या सर ने सॉल्व करा तो हमको आंसर तो मिल गया, पर कभी कभी होता है कि चलो ठीक है ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, मेन तो आंसर आ गया मेरा, वैसा नहीं होना चाहिए। ये सेशन का मेन पर्पज ये है कि भाई आपको कहाँ कहाँ आपके मार्क्स जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आंसर का इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि अभी मिस ने बोला कि आपको रिएक्शन पे मार्क्स होते हैं, तो हम ये मॉडल आंसर शीट में भी देखना चाहेंगे क्या इन्होंने रिएक्शन के सामने कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है CH4+, इसको बैलेंस किया हुआ है और आगे लिखा है 1 मार्क, मतलब कि रिएक्शन लिखने के ऊपर ही 1 मार्क है। 3 नंबर में से 1 नंबर तो सिर्फ रिएक्शन लिखने पर ही मिल गया, बाकी आपको वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, पुटअप किया, विद प्रॉपर यूनिट के साथ आपने लिख दिया, टेंशन खत्म। हाफ मार्क के ऊपर आपको इस तरह से पूरा बाइफर्केशन दिया गया। तो याद रखना कि जब भी थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल आएंगे और रिएक्शंस नहीं दिया गया है तो वो रिएक्शंस आपको दिखाना होगा क्योंकि उसके ऊपर 1 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसके बाद यहाँ पर जरा देखते हैं पेपर में और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमें लग रहे हैं, ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया बच्चों को कि 1 नंबर के लिए आएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। 19 नंबर भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा है कि सिचुएशन बेस्ड, जैसे 2 कंडीशन दिया है मुझे लग रहा है, बी को डबल कर दिया है, ए को सेम रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है बाद में। अच्छा इसमें भी मुझे जानना है जैसे कि एक एक्स मुझे सही मिला और वाई गलत मिल गया, कुछ किसी रीजन से, तो ओवरऑल रेट लॉ तो मेरा गलत ही आएगा क्योंकि अल्टीमेटली जो ए के ऊपर पावर होगा वो सही आ गया बट बी के ऊपर पावर गलत आ गया, तो पूरा 0 हो जाएगा या फिर कुछ मिलेंगे? पूरा 0 नहीं होगा। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन उन्होंने दिया हुआ है बी डबल एंड ए कांस्टेंट, ऑब्वियसली वो कंडीशन लिखने के लिए पॉइंट है, ओके आई मीन मार्क है। देन अगेन सेकंड कंडीशन जो दिया है उन्होंने ए इज ट्रिपल एंड बी इज डबल, तो यहाँ पे भी जो फ्रेम होगा इक्वेशन तो डेफिनेटली उसे पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज हमेशा न्यूमेरिकल्स में फाइनल आंसर डजंट कैरी एंटायर मार्क, तो वहाँ पे स्टेप वाइज मार्क्स है, इसलिए डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 19 देख भी लेते हैं कि एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, यस परफेक्ट, यहाँ पर हाफ नंबर दिया हुआ है एग्जैक्टली, और ये आपको ये एंड में आपको फाइनल करके निकालना है। yes. तो ये जो यहाँ तक करेंगे तो आपको आधा नंबर मिल गया, एग्जैक्टली। फिर ये y के भी सॉल्व किया हुआ तो यहाँ पे आधा नंबर मिल गया, और बाद में x y अगर दोनों राइट होगा तो आधा मिलेगा, अदरवाइज वो आधा गया वो आधा ही मिलेगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर 1.5 नंबर तक मिल जाएंगे। बाद में ये आपका उसमें भी अगर ये पूरा कंप्लीट 1 नंबर का है बट इसके अंदर भी अगर एक गलत है एक सही है तो हाफ का क्रेडिट रहेगा, मतलब 2 नंबर तक मिल सकता है। तो कभी भी याद रखो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ आंसर करते करते आपने बीच में छोड़ दिया। बोलने का मतलब है कि न्यूमेरिकल एंड तक लेकर ही जाओ विथ प्रॉपर यूनिट, कहीं ना कहीं आपको वो मार्क्स कवर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान देना। चलिए जरा आगे जाते हैं, जरा देखते हैं। मेरे ख्याल से ये सेक्शन सी में हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा मैम, 20 नंबर वाला। हम अपने जो नॉर्मल जब हम डिस्कस कर रहे थे इसके पहले तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि एक पेपर में, क्योंकि पेपर मैंने सॉल्व करा तो मुझे आइडिया है कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन है जिससे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है और यहाँ पर बहुत सारे जो कि कंपाउंड दिए हुए और बोल रहा है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, और मान के चलो कि बच्चे ने सही ऑर्डर लिखा है बट वो डिक्रीजिंग पैटर्न में लिख दिया है, मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो पहले लिख दिया है, लोएस्ट वाले को बाद में लिख दिया है, तो आप उस पे मार्क्स देंगे क्योंकि ये 3 नंबर का है पूरा, अगर आप इसको देखेंगे तो 3 नंबर का है। स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मेंशन करना किया है, स्पेसिफाई किया है तो इट मस्ट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली, दो इट विल बी करेक्ट, बट डिक्रीजिंग है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो भाई देखो ये बहुत सारे बच्चों के राइट होने के बाद भी लास्ट ईयर बच्चों ने गलत किए थे, मिस इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आपका था? हाँ, बहुत सारे पेपर्स में थे, मतलब ऐसे हमें थोड़ा ये लग रहा था, बुरा लग रहा था कि बच्चों ने तीनों के तीनों पॉइंट्स उन्हें अरेंज किया है प्रॉपरली, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अच्छा, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट आपको जाना है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे कि ये खुद लोवेस्ट है तो पहले से अरेंज है आंसर में, ठीक है, लोवेस्ट है फिर हाईएस्ट फिर हाईएस्ट फिर सबसे हाईएस्ट है, और इसमें MF सबसे हाईएस्ट है तो आपका MI सबसे पहले आएगा, फिर MBR फिर MCL फिर MF आना चाहिए, इस तरह से आंसर रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट है प्लीज उसको जरा पढ़ना अच्छे से, क्वेश्चन को इंक्रीजिंग लिखा है कि डिक्रीजिंग लिखा है, क्योंकि उसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस 3 नंबर बच्चों के लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के गए, जैसे मिस बता रहे हैं। मिस एक और आ गया ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जैसे ओपन क्वेश्चन टाइप में, एक्सप्लेन उल्फ-किस्लर रिडक्शन बोला है, बाद में नीचे कुछ और भी रिएक्शन दिया है, चलो वो तो स्पेसिफिक रिएक्शन वो तो बच्चा कर लेगा क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया प्रोपनन ही बनाना है, लेकिन जो उल्फ-किस्लर रिडक्शन है अब इसमें जनरल पार्ट लिखना है, थियरी लिखना है, एग्जांपल लिखना है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी, और ये शायद 2 नंबर का होगा बिकॉज ये नीचे वाला क्वेश्चन 1 मार्क का, अभी देखेंगे हम इसका बाइफर्केशन, बट आप जरा बताइए थोड़ा सा ओपन क्वेश्चन में कैसे करना होता है रिएक्शन। है ऑब्वियसली वो 2 स्टेप में आएगा, तो ईच स्टेप विल कैरी पॉइंट्स, और अगेन एक्सप्लेन पूछा है तो उसे राइट अप लिखना जरूरी है। ओके, तो भाई अगर रिएक्शन में एक्सप्लेन वर्ड आ गया है तो आपको राइट अप के बिना आंसर मत लिखना, अदरवाइज वो एक्सप्लेन का मतलब नहीं निकलेगा। आपने सिर्फ रिएक्शन लिखा, आपने तो एक्सप्लेन किया ही नहीं रिएक्शन को, भले ही अपने ओन वर्ड में लिखो, जो रिएक्शन लिख रहे हो उसी को सेंटेंस बना दो, जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हो वही स्पेसिफाई कर दो, बट लिखना जरूरी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन में इसलिए ले रहा हूँ
ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ कि ये रिएक्शन अगर आप Reaction है। लिखते हो पूरा, ठीक है, विथ ऑफ कोर्स वर्डिंग के साथ में बिकॉज एक्सप्लेन किया, तो आपको 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको अगेन ये नीचे का, क्योंकि 2 स्टेप का रिएक्शन है, तो इसको पूरा मिला के 2 नंबर मिलेगा, और नीचे का जो रिएक्शन अलग से था उसके ऊपर 1 नंबर है। मतलब कि आपको उल्फ किश्नर 2 नंबर का है और नीचे वाला रिएक्शन 1 नंबर का है, तो पूरा मिला के 3 नंबर है। लेकिन उल्फ किश्नर में नेमिंग रिएक्शन है, स्टेटमेंट ओरिएंटेड है, तो प्लीज स्टेटमेंट लिखिए उसका, ठीक है। ये सजेशन रहेगा। उसके बाद मैम अब आते हैं जरा डी सेक्शन पे, या कुछ और क्वेश्चन होंगे जरा देख लेते हैं। हाँ सर, ये 24 वाला क्वेश्चन मैं देखना चाहूंगा। 24 वाले क्वेश्चन में ABC, अभी मुझे जो डाउट आता है कि अगर कोई पे समझो कि ABC पूछा गया है और मैंने बाजू लगा देख के ABC लिख दिया, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन होता है पेपर चेक करते समय? मैंने सॉल्व कहीं पे भी नहीं किया, कहीं पे भी नहीं किया मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24 डाला, लिख दिया A मेरा ये है, B मेरा ये है, C मेरा ये है, तो उस पे नंबर मिलता है। या फिर आपको पूरा लिखना पड़ता है, फिर नीचे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या जा रहा है पढ़ लेते क्वेश्चन भी। आइडेंटिफाई ABC पहले बोला है इन द फॉलोइंग चेन रिएक्शन एंड रीराइट द केमिकल रिएक्शन। आपका एक्सपीरियंस जरा शेयर कीजिए, लास्ट ईयर कैसे किया था आपने, क्या क्या आपको अब इंस्ट्रक्शन अगर दिए ये थे? क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा जाता है, जैसे कि Identify आइडेंटिफाई A, B एंड C C इन द फॉलोइंग, तो Okay. आपको मैं फुल मार्क्स दूंगी इफ योर A, B, C आर करेक्ट विदाउट विदाउट रिएक्शन, राइटिंग रिएक्शन। ओके क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने स्पेसिफाई किया है, हमें कमांड A, दी है B, कि C. आइडेंटिफाई करो, ओके तो जस्ट वो आप आइडेंटिफाई करोगे A का स्ट्रक्चर, B का स्ट्रक्चर एंड C का स्ट्रक्चर, यू विल गेट 1 मार्क्स। ओके लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन में एक्सटेंड किया है रीराइट द केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई भी A, B, C करना है, अगेन यू हैव टू राइट द ये सेम पूरा रिएक्शन रिएक्शन, लिखना है। क्या है आपका A का स्ट्रक्चर, B का स्ट्रक्चर, C का स्ट्रक्चर। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने यही मिस्टेक किए थे, A, B, C उनके करेक्ट थे, क्योंकि रीराइट की वजह से वहां पे आ गए हाफ हाफ हाँ। एंड हाफ मार्क में, सिर्फ 1.5 मार्क आइडेंटिफिकेशन और 1.5 मार्क रीराइट के लिए दिया गया। तो ओके, बच्चों ने रीराइट किया ही नहीं। रीराइट मतलब कॉपी करना है, तो यही चीज हाँ, कॉपी करो, जो ए यही था वहां चीज। पे ए लिख दो, जहाँ पे बी था वहां पे B, बी, तो उसके लिए लेकिन- 1.5 नंबर। हाँ, क्या बात है, तो वो ये तो मैं जरूर चेक करना चाहूंगा हाँ। एक बार 24 क्वेश्चन में। तो भाई ये एक चीज, नया चीज हमें सीखने के लिए मिल रहा है कि अगर कहीं पे रीराइट लिखा हुआ है, इनफैक्ट मैं तो सजेशन दूंगा अगर रीराइट नहीं भी लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई करने के बाद आप टोटल रिएक्शन नीचे लिख ही दो, वो ज्यादा मेरे ख्याल से आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो यहाँ या पर इन्होंने ऐसे क्या किया, पूरा लिखो, हाँ। रिराइट पैटर्न में लिखा हुआ है। देखो ये पूरा फाइनल आंसर रिराइट में लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा रिएक्शन है, बाद में ए को यहाँ रिराइट किया हुआ है, फिर आगे उन्होंने बी को रिराइट किया है, फिर आगे और उन्होंने लिखा भी कि हाफ इंटू 6 कर दिया है, मतलब कि ए बी सी आइडेंटिफाई करने पे हाफ हाफ मिल गया, फिर रिराइट करने पे हाफ हाफ मिल गया, मतलब आपको टोटल 6 जगह पे आपको हाफ हाफ मिल रहा है, जिसकी वजह से 3 नंबर मिल रहे हैं। तो एकदम परफेक्ट मैडम, ये तो बहुत काम की चीज आपने बताई, ठीक है। लेकिन हाँ, तो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने बहुत मिस्टेक किए थे, आइडेंटिफाई प्रॉपर किए थे, रीराइट नहीं किया, इसलिए उनका 1.5 मार्क वहाँ पे कट। तो भाई टॉपर बनना है तो ये सब पॉइंटर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली फॉलो करना है क्वेश्चन पे दिए हुए। ओके। चलिए ये एक अच्छी चीज हमें देखने के लिए मिली। अब शायद हम उम्मीद कर रहा हूँ कि सेक्शन डी पे हम जंप करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सेक्शन डी में, हाँ मैडम, ये एक रिएक्शन दिख रहा है 26 राइट जो द, आपका ये था कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें Yes. बैलेंसिंग करनी है कि नहीं, इस पे हम जरा देखेंगे। ये आंसर के बहुत सारा इसमें बैलेंसिंग है। हाँ, इसमें अगर हम देखें तो क्रोमाइटोर की मदद से करते हैं, Exactly. बहुत बैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग तो वहाँ उस पे है कंपलसरी है, Yes. तो बच्चा इसको छोड़ के ही आएगा फिर तो। हालांकि ये बहुत इजी भी क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्रोमाइट ओर के अंदर हम O2 मिलाते हैं, Na2CO3 मिला के सॉल्व करते हैं, सोडियम क्रोमेट मिलता है, वो सब प्रोसेस आपने किया हुआ है। बट अगर इसको चेक करना है कि सर इसका बाइफर्केशन क्या होगा मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 26, तो जरूर वहाँ पर थोड़ा सा आइडिया मिलेगा हमें। देखो यहाँ पर बैलेंसिंग के साथ इन्होंने आंसर शीट भी भेजा, देखो 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ, मतलब ये पूरा बैलेंसिंग के साथ बोला है कि पहला स्टेप जो लिखेगा कंप्लीट 1 नंबर मिलेगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि सर 3 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे बाकी कुछ नहीं आ रहा है, यही आ रहा है और अच्छे से नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप लिख कर आओ, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिफाई यहाँ पे किया हुआ है कि किस तरह से चीजें आपको मिल रही है। दूसरे पॉइंट पे आपको 1 नंबर मिल रहा है, फिर लास्ट वाले स्टेप में आपको 1 नंबर मिल रहा है, और नो डाउट सब में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैलेंसिंग हाफ। अच्छा बैलेंसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो बैलेंसिंग आपको हाफ नंबर पे, हाफ मार्क्स पे, तो मतलब अगर आप समझो बैलेंसिंग नहीं भी करते हो, तो अगर आपको पता है कि मुझे ये चीजें बन रही हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं आधा नंबर, मतलब 1.5 नंबर तक बन सकता है। और शायद ये लास्ट वाले में तो बैलेंसिंग है भी नहीं कुछ ज्यादा, तो आपको एक उम्मीद रहेगी कि मैं शायद 1.5, 2 मार्क या 2.5 तक भी पहुंच सकता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए अब आते हैं डी वाले सेक्शन पे, डी सेक्शन जिसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें यह है कि डी सेक्शन में इतना मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है, यस, कुछ ये एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है और कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होते हैं मैडम, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब मिक्स करके बनाते हैं। यस, क्या लॉजिक क्या रहता है? 4 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, जहां से कम पढ़ रहे हैं वहां से ले लो, राइट। जैसे कि क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अब ये ऑर्गेनिक का है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, अब ये बोल दिया फिजिकल का डाल दिया, सॉरी ये इनऑर्गेनिक का डाल दिया, नियॉन का,
तो अब ये सब एक एक मार्क का ही रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जैसे पीछे डिस्कस किया था सेक्शन सी में, वैसे ही लिखना है। और 2 यूजेस है तो आधा नंबर रहेगा, हाफ मार्क, ये एक नंबर। हाफ मार्क। ओके, तो आपने यूजेस बोला भी था कि करके जाओ, तो भाई यूजेस कर लेना, ये आ रहा है, पिछले साल ही आया था। चलो ठीक है, जरा कुछ और जरा यूनिक क्वेश्चन जरा देखने की कोशिश करेंगे। सर हाँ, ये क्वेश्चन जरा देखिए मैम। अब इसमें ना मेरा जो पर्सनल क्वेश्चन है, बच्चा आंसर शीट में लिखेगा क्वेश्चन नंबर 28 और 1 लिखेगा, तो आप समझेंगे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का आंसर लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा तो आप समझेंगे आइसोबेरिक एडियाबेटिक लिख रहा है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन नंबर 2 में वो एटॉमिक नंबर लिख रहा है, ये वाला आंसर लिख रहा है। उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है। मैं सॉल्व करवाते समय मैं खुद कंफ्यूज हुआ कि बच्चा कैसे लिखेगा कि तो मैंने तो बच्चों को फिलहाल बोला कि आप टाइटल लिख दिया करो, एंजाइम लिख दो, टाइटल आइसोबेरिक लिख दो। बट आपके हिसाब से ऐसा पेपर आता होगा यहाँ पर आप खुद ढूंढते होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, बच्चा क्या लिख रहा है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 28 प्रॉपर्ली वो नंबर स्पेसिफाई कर दिया, नंबर स्पेसिफाई किया है। और बाद में आप ऑब्वियसली जहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 वो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा उन्हें। ओके, 2 कर दिया। जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है वो डेफिनेटली ऐसे कोई क्वेश्चन लिखना है वगैरह ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। डेफिनेटली आप चेक करते समय ये देखते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 28 में जो 2 है, अगर 2 में समझो बच्चे ने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट किया, ये ट्रांसयूनिक नंबर पूछा है, तो आप अल्टीमेटली आपको पता है कि 3-4 क्वेश्चन में से मुझे ढूंढ के लिखना है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ पर टेंशन मत लेना, एबीसी अपने आप से क्रिएट भी मत करना, वो भी मैं सजेशन दूंगा। अपने आप से क्रिएट भी मत करना, बिकॉज एग्जामिनर ढूंढेगा ना कि एक इधर है, 28 में 2 में एक इधर है, वो ढूंढेंगे। तो बेटर है कि मतलब मैं जो सजेशन दिया था मैंने मैडम बच्चों को कि आपने टाइटल लिख दिया करो, आइसोबेरिक 2 में आइसोबेरिक लिख रहे हो तो आइसोबेरिक लिख दो, या जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांसयूनिक एलिमेंट ऐसे टाइटल लिख दो, उसके नीचे आंसर लिखो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो, तो ये एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ मैडम। ये न्यूमेरिकल आ गया। अब ये न्यूमेरिकल जो है कि जनरली 3 नंबर मतलब सी सेक्शन जैसा ही है, तो यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न जैसे यहाँ पर प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस। अगर हमने एकदम 2 + 1 + 1 ऐसे। अच्छा ये 2 नंबर का ये। अच्छा, मुझे लगा शायद नैनो साइंस पे हाफ नंबर रहेगा, बट ये 1 नंबर का है पूरा। एक बार जरा देख लेते हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल का जो पैटर्न है वो तो 2 मार्क वाले जैसे रहेगा फिर। चलो यहाँ पे जरा हम देखना चाहेंगे थोड़ा सा। ये है हमारा न्यूमेरिकल, एकदम परफेक्ट 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। मतलब इनका 4.0 आ रहा है, आपका अगर 3.84 आ गया समझो, और इक्वल टू हमने 4 करके एफसीसी लिख दिया तो भी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये 2 नंबर आपको मिलेंगे और बाद में इस पे 1 नंबर है और फिर नीचे 1 नंबर मिल जाएगा, परफेक्ट। तो ये देखिए सर, ये जो था अपना n, हाँ ये n पे, यहाँ पर इस तरह से n लिखना कंपलसरी, यहाँ पर भी n लिखना कंपलसरी है, और ये यहाँ पे जो कंडीशन रहेगा वो कंडीशन लिखना कंपलसरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत जबरदस्त सेशन हुआ है मुझे लग रहा है, और लास्ट में ऑर्गेनिक का ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था मिस, ये पूछा था मेंशन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसको सॉल्व करके पूरा दिखाना है, जो पूरा ज्योमेट्री पूरा एसपी डायरेक्टली मैंने लिख दिया नंबर ऑफ अनपेड और बाद में ज्योमेट्री लिख दिया है, तो सिर्फ उन्होंने नंबर्स लिखना जरूरी है। अच्छा, मतलब क्या कितने अनपेड आ रहे हैं वो बता दो और ज्योमेट्री कौन सी आ रही है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में मतलब इसका बाइफर्केशन हाफ ऑफ नंबर होगा, कैसे होगा जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बाद में इट हैज पैरामैग्नेटिक, बस इतना ही बोलना है, और ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक स्पेसिफाई नहीं किया। अच्छा, 9 मार्क्स। हाँ, अच्छा, पैरामैग्नेटिक लिखना जरूरी नहीं है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने नहीं करवाया, क्योंकि मैंने भी सॉल्व करते समय बोला था भाई जितने अनपेड है वो लिखना है, और ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है या sp3 है वो भी स्पेसिफाई कर देंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, जिसको हाइब्रिडेशन हम बोलते हैं, हाइब्रिडेशन दिखा दो और ज्योमेट्री बता दो, ये चीज आनी चाहिए सर। इसे और स्क्रॉल कीजिए। यस मैम, एक लास्ट क्वेश्चन शायद है अभी। हाँ, अभी यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, इसके आगे ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं ये भी एक बच्चों के लिए सजेस्ट करना चाहूंगी कि सारे क्वेश्चंस को अटेंड करो। ओके, हाँ, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये साइक्लोहेक्सेन है, मैंने करेक्शन करवाया था। तो वो क्वेश्चन अपने पेपर में क्वेश्चन में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर प्रिंट हुआ था, लेकिन जिन बच्चों ने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल के थोड़ा लिखा है, भले गलत लिख दिया है, क्योंकि गलत तो है ही क्वेश्चन, तो आंसर राइट कहाँ आ सकता है। तो अल्टीमेटली उनको फुल क्रेडिट मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके ऊपर, मतलब ये पूरा 1 नंबर पूरा मिलने वाला है। तो अगर आपके ऊपर के 2-3 राइट है और ये वाला गलत भी है तो आपको पूरे मिलेंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर तो डाल कर आइए, ठीक, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, बट वो सब काम आप एंड में करना। पहला काम क्या है कि जितने क्वेश्चन पूछे गए पहले वो अटेम्प्ट करो, वो बेटर रहेगा। यस मैडम, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक फाइनल गाइडेंस दे दो, क्योंकि एग्जाम बस बच्चों के एकदम नजदीक है, तो आप उनको फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? पेपर लिखने का फाइनल, जो आप 70 वाला पेपर चेक करते हो या 69, 68, तो उस पेपर में और जो जनरल पेपर होता है, एक नॉर्मल पेपर 50-55 वाले, दोनों में जो डिफरेंसेस है ना, वो डिफरेंसेस बच्चों को बता दो कि भाई ये काम नहीं करना है और ये करना है। हाँ, डेफिनेटली अभी जो हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, कोई मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और जो अपने बोला कि जो टॉप केसेस वाले पेपर है, तो ऑब्वियसली उनमें सारे जो मैं जहाँ पे मैंने बोला कि अपने प्रिपरेशन से, रिएक्शन से, उन्हें राइटअप लिखे हुए रहते हैं,
वहाँ पे। देन दूसरी बात तो ऑब्वियसली जो यूनिट्स आपने ये किया था, मेंशन किया था कि जो करेक्ट वैल्यू है उसके साथ करेक्ट यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो फोकस करते हैं, अवॉइड करते हैं कि इनमें से कुछ छूट ना जाए, तो Okay. डेफिनेटली वो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ओके और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही अपने सेशन में डिस्कस किया था कि ये टॉप पॉइंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया उस चैप्टर को, तो डेफिनेटली Yes. वो टॉपिक्स को वो गो थ्रू करें। सेकेंड थिंग, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो न्यूमेरिकल्स को पूरे न्यूमेरिकल्स के फाइनल आंसर को पूरे मार्क्स नहीं है, स्टेप वाइज मार्क्स है। तो डेफिनेटली एटलीस्ट फॉर्मूले करो तो फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ऐसे आपको स्टेप वाइज आगे मार्क्स जा मिल सकते हैं। भले आपका कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो भी थोड़े मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और आपको ऐसे पता ही होगा कि सेक्शन वाइज हाफ मार्क राउंड अप होता है। ओके हाँ, अगर सपोज किसी को सेक्शन बी जो है अपना 2 मार्क्स के जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, तो डेफिनेटली अगर उनको 10.5 मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे 11 वो हो जाएगा। हाँ 11 हो जाएगा। ओके तो ये सेक्शन वाइज राउंड अप होता तो है, वो तो हाफ मतलब मार्क भी 4 अपने लिए मौके हैं आपके जरूरी है। हाफ ऑफ मार्क मतलब हाँ, 4 जगह पे सेक्शन ऐसे ए में हमें 1 मार्क ही है। अच्छा नहीं है हाँ, बी तो मतलब सी एंड 1.5 डी में 1.5 बाद आपको 3 हाँ, जगह पे मिल बी जाएंगे तो वो मिल आपको जाएंगे, अल्टीमेटली वो एक राउंड नंबर अप बढ़ होगा। जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। एग्जैक्ट। तो भाई ये आपको एक और प्लस पॉइंट जानने के लिए मौका मिल रहा है। चलिए थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। Yeah. यस और जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, उम्मीद है कि अब इस सेशन के बाद आपको, अगर आपका एम है कि यार मुझे तो अटक रहा था, मैं कुछ गलतियां कर रहा था, उन गलतियों के ऊपर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि इस सेशन के बाद जो भी बेसिक थे वो हमने पूरे यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि जो बेसिक गलतियां बच्चों से हो रही थी वो हमने डिस्कस किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर करो ताकि उनको भी जो गलतियां हो रही है वो भी उसको रोक सके, जो गलतियां हो रही हैं उसको वो मिनिमाइज कर सके और अपने मार्क्स को, अपने परसेंट को और अच्छे से बढ़ा सके। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जाते जाते एक और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है बच्चा, ये ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल, जिसपे इस समय आपको पता है कि लगातार महासंग्राम जो हमारा सेशन है वो चल रहा है। तो आपको फायदा उठाना है इसका, क्योंकि इसके अंदर बच्चा अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी बहुत जबरदस्त तरीके से हमने यहां पर पूरा फिजिकल, फिर ऐसे ही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड सब कराने वाला हूं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ऑलरेडी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको अगर लग रहा है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो ये जो गूगल ड्राइव है इसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, जहां पर आपको केमिस्ट्री के जो मॉडल आंसर हैं 2023 के, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पेपर है 2023 के, 24 के जो मॉडल आंसर हैं और जो उसके क्वेश्चन पेपर ये हम डाल रहे हैं, जिससे कि आप यहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इसी चैनल के ऊपर दिया हुआ है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बोलते हैं ना कि शीट है, वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लिंक के अंदर। तो भाई ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लगातार आने वाला है। यस, चलिए एक बार लास्ट। यस मैडम। सो ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, और वर्क हार्ड, बिलीव इन योर प्रिपरेशंस और फोकस रहो। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।